शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ा ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्नमा अल उसरि युस्रा इन्नमा अल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी आप सब अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आप सबका शुक्रिया। इन माजी की जो एक ट्रेडिशन है कई दहाइयों से चल रही है कि बजट के अगले दिन हम मिलते हैं, और उनका मेन मकसद यही होता है कि आउटलाइन दी बजट तो माशाल्लाह इतना फास्ट इंफॉर्मेशन और सब जो है बुकलेट्स और यूएसपीज़ एंड स्पीच सब कुछ मिल जाती है, लेकिन मेन मकसद होता है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई तफसील चाहिए, कोई किसी की ऑब्जर्वेशन है तो उसको वो डील कर लिया जाए, और वो ताकि बजाय इससे कि वो पेंडिंग रहे जितनी जल्दी हो सके। ये इसकी बैकग्राउंड है हमेशा से कि बजट प्रेजेंट करने के बाद अगले दिन एक पोस्ट बजट ब्रीफिंग हमेशा होती है। मैं भी उनमें शामिल हूँ जिन्होंने माज़ी 6 की हैं, आज 7वीं है, और मकसद सिर्फ ये है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी जो इतनी बड़ी 1 घंटे में तफसील आपको कल बजट स्पीच में भी पेश की, पेपर्स में भी दिए, पिछले साल की इकनॉमिक सर्वे आपको दिया जा चुका है, उसमें सारी डॉक्यूमेंटेड है। तो उन चीज़ों पे हम टाइम ना लगाएं। हम जो मेन 2-4 मिनट में मैं मोटा मोटा दोबारा रिपीट कर दूंगा ताकि आपको सब्जेक्ट्स और एरियाज़ का हो जाएगा आइडिया भी कि हमने कैसे चलना है। तो इस हवाले से एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं अर्ज़ कर दूं। हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम हम कम से कम मैं इसको फॉलो करता रहा हूँ कि बजट पेश करने के बाद हम 2 कमेटीज़ बनाते हैं एफबीआर में। एक वो होती है जो बिज़नेस रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, एक टेक्निकल कमेटी एनॉमलीज़ के हवाले से। तो चेयरमैन साहब आज एफबीआर मुझसे वो अप्रूवल ले लेंगे। हम दोनों कमेटीज़ आज इंशाअल्लाह विद इफेक्ट फ्रॉम मंडे उनको हम सेटअप कर देंगे। तो उसमें उसका फ़ायदा ये होता है कि मेरे जो तजर्बा है छोटा सा कि आपका जो बजट पेश हो गया, कुछ चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी, कुछ बिज़नेस कम्युनिटी की अपनी चीज़ें होती हैं, तो ये कमेटी फिर कॉन्स्टेंटली काम करती है टिल अ डे बिफोर वाइंडिंग अप ऑफ द बजट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास लीगली एंड टेक्निकली एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उस दिन अगर कोई चीज़ जेन्युइन है, किसी की जेन्युइन कोई मिस हो गई है, कोई एनॉमली है, कोई और चीज़ है, तो उसको आपने देखा होगा कि मेरे तमाम बजट्स में उसको हम फिर एड्रेस करते हैं। और वाइंडिंग अप में चूँकि आप उसको अगर एड्रेस कर दें तो वो एक अमेंडेड आपका फाइनेंस बिल प्लस दी वाइंडिंग अप की जो चीज़ें होती हैं वो फिर फाइनल होता है, जिस पे फिर वोटिंग प्रोसेस और बजट का पास करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है उस दिन या उस दिन अगले। तो इसको कमेटीज़ को अभी मेरी बात हो गई है, आज ये कमेटीज़ में मुझसे अप्रूवल लेके इसको सेटअप कर देंगे। आपके तवज्जुह से मैं दोनों जो कमेटीज़ की इसलिए इतला दे रहा हूँ कि अगर किसी की भी यानी दोनों कैटेगरीज़ में अगर कोई अनॉमली हो तो मोस्ट वेलकम वो इस कमेटी को मिलें, इनको बताएं। इसी तरह आपको याद होगा कि जो सेनेट की रिकमेंडेशन आती थी, ऐसे भी मैंने साल देखे जब मैं पार्लियामेंट में था कि 30 सेकंड में वो नॉट एक्सेप्टेड या रिजेक्ट हो जाती थी और वो बिल में डाल दी जाती। मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि, और उसको मैंने फॉलो भी किया है, कि जो जेन्युइन अगर कमेटी से ऐसी रिकमेंडेशन आए, चाहे वो फाइनेंस कमेटी नेशनल असम्बली हो, चाहे वो अपना स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस सेनेट हो, मैं उनको बड़ा सीरियसली लेता हूँ और उनको फिर हम अकॉर्डिंगली फैसला करते हैं कि जो रियलिस्टिक रिकमेंडेशन हो, जो डूएबल हो और जिन पे अमल दरामद हो सके। यानी ये रिकमेंडेशन की बात करो, अगर अनॉमलीज है तो वो तो डेफिनेटली अगर अनॉमली है और प्रूव होगी तो उसको तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम बाइंडिंग अप में। तो ये एक प्रोसेस है जो मैंने कहा मैं आपके तवज्जुह से ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि वो इंशाल्लाह विल बी इन प्लेस। अब आते हैं कि आज के जो पोस्ट बजट ब्रीफिंग है, आपको सबको पता है कि जो ग्रॉस फेडरल रेवेन्यू जो है वो 12,163 बिलियन पे इस बजट में पिच किया गया है। इसमें एफपीआर की कलेक्शन 9,200 है और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है 2,963 है। इस पर मैं
थोड़ी सी आई नो कि मैंने जो पढ़ा है, सुना है, जो बहस देखी है, उसमें मेरा ख्याल है कि क्लैरिफिकेशन देनी ज़रूरी है, अभी दे दूँगा। इसी तरह इसमें स्टेट बैंक प्रॉफिट है 1113, इसमें PDL प्रॉब्लम डेवल लेविड के 869 है। इस हवाले से भी मैंने ऑब्जर्वेशन देखी, उसको भी अभी जवाब मैं देता हूँ। जो सूबों में 5276 ट्रांसफ़र के बाद नेट फेडरल रेवेन्यू जो है वो 6887 अरब है, और टोटल फेडरल रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर जो हमारा है इस रेवेन्यू के अगेंस्ट 6887 के अगेंस्ट 14463 है। उसमें करंट एक्सपेंडिचर 13320 है। मार्कअप की सबसे बड़ी पेमेंट है 7303 बिलियन जो इस बजट में रखी गई है। डिफेंस के 1804 बिलियन है। एमरजेंसी एंड अदर्स के लिए 200 हैं। ग्रांट्स 1464 है। सब्सिडीज़ 1074 है। इसके भी मैं आऊँगा। मैंने कुछ देखे हैं यानी लोगों के कमेंट्स कि जी इतनी बड़ी सब्सिडी रख दी 10,074, उसका भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें क्या है। आई एम श्योर आपने देख भी लिया होगा। पेंशन्स हैं, पेंशन्स के भी इसमें 761 है। रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट के इसमें 714 है। इसी तरह PSDP पे कुछ बहस होती रही। मैं भी 2 प्रोग्राम्स में गया। कल मैंने वादा किया था तो उनको मैंने उन 950 बिलियन उसमें भी ये डिस्कस हुआ। इसी तरह फेडरल जो डेफिसिट है वो 7573 यानी -7.2, और प्रोविंशियल सरप्लस के बाद 650 6923 विच इज़ 6.54%। तो ये हमने जो है ये हमारी 7.9 था पिछले साल। इस साल जो क्लोज़ हुआ है वो 7 पे हो रहा है, और जो हमारा OFT जिसे हम कहते हैं विच इज़ द फाइनल, तो वो 6.454 प्रोजेक्टेड हमने किया है। ओवरऑल प्राइमरी जो बैलेंस है वो 380 बिलियन पे रखा गया है, और ये 0.4% ऑफ द GDP है। नॉमिनल GDP नंबर 105 ट्रिलियन का है अगले साल के लिए। और इसमें जो हमारे मेन की जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उसका लिंकेज है कि ज़ाहिर है कि आप अगर डेवलपमेंट करेंगे, जैसे मैंने कहा कि वो भी मैं कुछ जो सवालात कल से उठे हैं मैं उसके जवाब दूंगा, तो वो है कि आप जितनी है कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों करेंगे तो मुल्क में आपकी तरक्की का पहिया चलेगा। और वो हमने जो पहली दफ़ा मुझे याद है जो लास्ट बजट मैंने पेश किया था 2017-18 का, फर्स्ट टाइम इट क्रॉस 1 ट्रिलियन। PSDP 1001 था, और अभी उसके बाद पहली दफ़ा एक नई हिस्टोरिक हाई क्रिएट की जा रही है, जो कि पिछले साल 567 जो है जो एक्सपेक्टेड एस्टीमेट रिवाइज एस्टीमेट है उसके नतीजे में ऑलमोस्ट डबल है 1150 बिलियन। तो इस हवाले से ये जो PSDP है इसमें मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491.3 बिलियन है। इसमें सोशल सेक्टर के 241.2 बिलियन है। इसमें जिसमें हेल्थ 22.7 है, एजुकेशन हायर एजुकेशन 82 बिलियन है, इसमें SDGs के 90 बिलियन है, इसमें अदर सोशल सेक्टर 46 बिलियन है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी 86 बिलियन है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन 263 बिलियन है, वाटर 100 बिलियन है, फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग 42 बिलियन है। इसी तरह स्पेशल एरिया जो हमारे हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स है 57 बिलियन, फाटा पाटा जो मर्ज किए गए हैं साइंस, तो ये मिला के स्पेशल एरियाज़ के लिए 61 बिलियन इसमें रखे गए हैं, और साइंस एंड IT के लिए 33.7 बिलियन रखे गए हैं। इसमें जो प्रोडक्शन सेक्टर फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए 45 बिलियन रखे गए हैं। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ और जो टोटल फेडरल जो मैंने अर्ज़ किया कि 950 बिलियन, और जो PPP और BOT मॉड में जो 200 बिलियन है वो मिला लें तो 1150 है। करीबन 1559 जो है वो इस वक्त सूबों का नंबर है, जो कि मेरे नज़दीक बढ़ेगा, क्योंकि इसमें 2 सूबों के 4 महीने के जो है डेवलपमेंट बजट के फिगर्स हैं, पूरे साल के नहीं है, क्यों आइन के तहत सिर्फ 4 महीने का बजट दिया जा सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये PSDP पे हमने सही तरह अमल कर लिया और इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको हमने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान में, तो ये जो एक बहस है कि जी 0.29 से 3.5% क्या होगा कि नहीं होगा, इट इज़ ईज़िली अचीवेबल। हमने बड़ा मॉडेस्ट टारगेट रखा है, और आई एम श्योर कि जो प्रोफेशनल लोग हैं अगर इन चीज़ों को वो इनबिल्ड करें कि दे ऑन द अजम्पशन कि ये इन्वेस्ट होंगी पाकिस्तान में, तो यू विल फाइंड के 3.5 बिलियन के शायद लोअर साइड पे हमने जो टारगेट रखा है PSDP का। आपने भी देखा होगा कि ये कोई वैसे भी कोई इतनी अनरियलिस्टिक ये प्रोजेक्शन नहीं है। मैंने कुछ कंट्रीज़ का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो दे आर ऑलवेज कंजर्वेटिव, वो 2% कह रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक 2% कह रहा है, लेकिन IMF ने खुद कहा 3.5% का टारगेट IMF ने अनाउंस किया कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। ब्लूमबर्ग 4% कह रहा है, फिच 4% कह रहा है, अपना जो SMP है
स्टैंडर्ड पुअर वो 2-2.5%। तो बहरहाल हमने अपनी जो प्रोफेशनल यानी कैलकुलेशंस के हिसाब से हमने जो किया है उसके हिसाब से ये इंशाल्लाह डूएबल है। तो बेसिकली जो हमारे जो फिस्कल मेन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो चंद यानी जो इम्पोर्टेंट है उसकी मैं जिक्र कर देता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे मैंने कहा 3.5%, इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट कर रही है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग के साथ 21% अगले साल। FPR का जो रेवेन्यू टू GDP है कलेक्शन 8.7%, ओवरऑल डेफिसिट मैंने अर्ज किया 6.54%, प्राइमरी बैलेंस भी मैंने अर्ज कर दी 0.4% और पब्लिक डेट टू GDP 66.5%। ना दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये 63% पे 2017 में हमने छोड़ा था जब मैंने, उसके बाद ये 74 के करीब पहुंचा, वो वापस 66.5 पे आ रहा है। देखिए ये कोर है जो आपका डेट टू GDP मीन्स ए लॉट। आपका जो जितनी फिजिकल स्पेस है या बननी है या बचनी है वो ये इस कोर इंडिकेटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑल्सो केप्ट इन माइंड कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता कि बस 4 साल में जो डेट स्टॉक डबल हो जाए, जो कि जाने वाले लोग कर गए। पिछली हुकूमत 25 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन पर पहुँचा दिया, पब्लिक डेट लायबिलिटी 30 ट्रिलियन से 60 ट्रिलियन पहुँचा दी। वो अफोर्डेबल नहीं है। वो दैट इज़ द कोर रीज़न कि आपका जो पब्लिक डेट की इंक्रीज़ और उधर से जो 6.5, मैंने तो 5.5 छोड़ा था मियां नवाज शरीफ के साथ, लेकिन जो 6.5% PMLN ने छोड़ा जून 2018 में, वो अब 21% है। तो इससे डबल जेपटी, एक तरफ डेट स्टॉक डबल, दूसरी तरफ जो रेट है वो 3.5 टाइम्स, तो 6.5 से 21%, तो दैट्स ए किलर। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो डेट सर्विसिंग इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आइटम इन आवर बजट इवन दिस ईयर। अल्लाह करे कि हम इसको ये रिवर्स कर सके इस ट्रेंड को और इसको रिड्यूस कर सके और ये जो है वो एक रियलिस्टिक नंबर पे आए, क्योंकि आपकी हर एक परसेंटेज पॉइंट जो है वो आपको अच्छा खासा 250-300 बिलियन कॉस्ट करती है। तो बहरहाल दीज आर दी नंबर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोजेक्शंस अल्लाह करे ये बिल्कुल हम अचीव करें। तो 66.5% वी आर पिचिंग पब्लिक डेट टू GDP, और GDP जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 105.8 ट्रिलियन रुपीज़ की एक्सपेक्टेड है। चंद अल्फाज में अर्ज़ करूँगा अबाउट के जी ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ। कल मुझे 2 प्रोग्राम में पूछा कि जी कैसे ये ग्रोथ होगी, कैसे होगा। आपने देखे कि ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल बजट से हट के हमने बजट बनाया। तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि देखिए यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। ग्रोथ होगी तो आपका ये मज़ीद पहिया चलेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ग्रोथ होगी तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक होने शुरू होंगे, तो आपकी महंगाई कम होगी। ग्रोथ होगी तो जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ग्रोथ होगी तो आपका एज ए कॉन्सिक्वेंस इंटरेस्ट पॉलिसी रेट नीचे जाएगा। ये जो साइकिल बन गया है, जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि जी 5 साल में 4% CPI, 2% फूड इन्फ्लेशन, 6.5% पॉलिसी रेट, वो सारा जाके रिवर्स हो गया। अब कहाँ पहुँच गया आपके सामने। तो इसको हमने रिवर्स करना है। मैं तो कहता हूँ कि हमारा पहला हदफ जो होना चाहिए कि वी शुड गो बैक टू अचीव 2017 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। वंस यू गेट दैट देन यू हैव द सेकंड गोल टू अचीव व्हाट प्राइस वाटरहाउस कूपर सेड कि यू विल बी पार्ट ऑफ G20। आई थिंक एक न्यूक्लियर, एक मिसाइली, एक पावर, एक कुव्वत होने के नाते ये पाकिस्तान अगर अपने आप को मुआशी कुव्वत भी बना ले और उसमें शामिल हो जाए, आई थिंक दैट व्हाट इज़ नेशन expects from us, the politicians, और इंशाल्लाह that is at least the hadaf of this government and PMLN in particular। तो जो अब इसके लिए जो मैंने कहा कि हमने एक स्पेशल फोकस किया है, वो एरियाज़ भी जो है वो आप एग्री करेंगे, अनलेस एनीथिंग यू कैन वांट टू से टू कंट्री, वो एग्रीकल्चर है। सारी दुनिया कोई इससे इख्तलाफ नहीं करता कि सबसे जल्दी जो आपको डिविडेंड या आपको जो फ़ायदा मिलता है दैट इज़ फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका क्विकेस्ट रिटर्न मिलता है आपके सब पूरे मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम में। तो हमने एग्रीकल्चर पे, मैं तफसील में नहीं जाता, आपके पास मैंने ये आपकी सहूलत की एक बुकलेट बनवाई है जी, सिर्फ इससे वन पे जेब में भी आ जाते हैं, सबको अगर नहीं मिली तो मिल जाएगी। ये है बजट 2023-24 वल्नरेबल टू स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया कि हमारा मेन ये है कि वल्नरेबिलिटी बहुत स्टीप थी और बहुत गहरी थी, उसमें से हम निकल के मेरे नज़दीक हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गए हैं। ये अब मज़ीद डिक्लाइन, मज़ीद तबाही, मज़ीद गिरावट वो रुक गई है। अब इसको हमने पॉजिटिव तरीके से इंशाल्लाह उसको लेके जाना है। अल्लाह ताला
इंशाल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम पूरी कोशिश करें इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट आएंगे उसके बेसिस पे भी दिस शुड बी द नेशनल गोल कि हमने अब इसको वापस ग्रोथ की तरफ लेके जाना है. वी शुड रीच दी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ 2017 देन मूव टुवर्ड्स अचीविंग दैट प्रेडिक्शन ऑफ G20. तो आप 24th इकोनॉमी ऑलरेडी थे अनफॉर्चुनेट 27. तो एग्रीकल्चर के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ द बिगेस्ट स्कोप. आपके नेबरिंग कंट्री में ट्रिपल डिजिट बिलियन ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं. आई थिंक वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल. वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट सम टाइम. इसमें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेजर चीज़ें की हैं. उसमें हमने ये जो उनका जो डिमांड थी कि जी इसको टैक्स को 0.25 जो है इसको एक्सटेंशन किया जाए. आपको पता है 30 जून ये 2023 को एक्सपायर हो रहा था. तो काबीना ने फैसला किया है कि हम इसको 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड करें. इसी तरह हमने जो न्यू स्टार्टर्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए उनको हमने $24,000 तक सालाना जो होगा 2,000 पर मंथ, तो उसको हमने यानी किया है, सेल टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया है. एक पेजर की रिटर्न वो चाहते थे वो डिज़ाइन हो गई है, वो लॉन्च हो जाएगी. पर्टिकुलरली इन लोगों के लिए $24,000 वाले हैं. इसी तरह हमने 1% जो होगी विद द सीलिंग ऑफ $50,000 पर एनम, वो जो उनकी एक्सपोर्ट इनकम होगी जो आईटी से वो कमाएंगे 1% तक दे बी अलाउड के ड्यूटी फ्री वो हार्डवेयर और अपनी इक्विपमेंट को मंगवा सके. तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छे खासे इस इंडस्ट्री के लिए हमने इंसेंटिव लिए हैं. हम बड़ी जल्दी जो स्पेशल जोन इसके लिए जो प्लान है उसको भी इंशाल्लाह हम एक्टिवेट करेंगे और जो भी उसमें पेंडिंग जो काम है उसको करेंगे. लेकिन ये मैं समझता हूँ कि सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप है. एग्रीकल्चर में स्कोप इसलिए है कि आपने देखा कि ड्यूरिंग द ईयर प्राइम मिनिस्टर ने जब पैकेज दिया तो इसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए. वीट इज़ द फर्स्ट बम्पर क्रॉप. तो इसमें आपने देखा कि हमने अपना उस 1800 अरब को जो एक्चुअल कोई 1700 के करीब हो गया है, 1750 के करीब एस्टीमेट है कि ये क्लोज होगा, 2250 अरब रखा गया फॉर नेक्स्ट ईयर. वी विल स्ट्रिक्टली मॉनिटर कि ये जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है ये डिस्पर्स हो, क्योंकि इसमें ज़रा फॉलो अप करना पड़ता है. कुछ बैंक ज़रा थोड़े स्लो होते हैं. तो स्टेट बैंक इंशाल्लाह विल डू देयर जॉब. एंड इसको हम हमारा अगले साल जो पिच कर रहे हैं 2250 अरब है. इसी तरह जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स है उसकी बहुत एक्सपेंसिव है, वो उनके अफोर्ड नहीं कर सकते. तो उसको सोलाइज करने के लिए 50,000 ट्यूबवेल्स को अगले साल में 30 अरब रखा गया है. इसी तरह जितनी इम्पोर्टेड सीड्स, ये हमारे नेक्स्ट डोर जो नेबर है उसकी डबल पर एकड़ यील्ड है कई चीज़ों में. उज़्बेकिस्तान में मैं पीछे एक ऑफिशियल विजिट गया, उनके सदर साहब ने बताया कि उनकी हमारी कॉटन की उनकी डबल यील्ड है. तो हमें अपने जो सीड्स है उसको हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए. हमारी वो सीड कॉरपोरेशन होती थी, सब रिसर्च कुछ नहीं हो रहा, सब बंद हो गई हैं. या वैसे वहाँ को अगर चंद बंदे बैठे हैं तो बेचारे बस समझे कि रिटायर्ड ही बैठे हुए अपनी सैलरी वाली लेते हैं. इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पर एकड़ यील्ड ये हम इसको अगर बढ़ा लें और इन लाइन विद अवर नेबरिंग कंट्री, अब इस ईस्ट पंजाब में कुछ और पर एकड़ यील्ड है वीट की और इधर, तो क्या कौन सा फ़र्क है? जब भाई ये कंटिन्यूटी ऑफ द सेम लैंड है, कोई 2-4 किलोमीटर क्या फ़र्क पड़ गया, उनकी हमसे डबल है. तो आप इमेजिन करें कि अभी 28,50,000 जो भी इस वक्त सीड और DAP वट एवर इज़ अवेलेबल उसके बेसिस पे है. डबल नहीं, आप 50% इंक्रीज़ कर लें तो इमेजिन के यू विल बी फूड सिक्योरिटी एक कंट्री बन जाएंगे. आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं और इसके लिए भी काम हो रहा है. आई थिंक इट मे बी टू प्री मैच्योर फॉर मी टू से कि हमारा है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाना इस मुल्क में. बट डोंट आस्क मी लैंड रिफॉर्म, मैंने कल जवाब दे दिया. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आ सकता है. हमारा बहुत पोटेंशियल है. तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सीड्स के ऊपर जो इम्पोर्टेड होंगी उसमें जो अपना टैक्सेस ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी गई हैं. इसी तरह जो कंबाइंड हार्वेस्टर्स हैं, ड्रायर्स है, राइस प्लांटर्स है, सीडर है, इनके ऊपर भी ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो है विड्रॉ कर ली गई हैं. उसको भी एग्जम्प्ट कर दिए गए. रीज़न कि वो कहते हैं जी, बता रहे थे कि जो वो प्लांट करते हैं 40 जो मैनुअल करते हैं, अगर आप ये इक्विपमेंट लगाएं तो 100 हो जाते हैं. हमें इमेजिन कि कितना फ़र्क, 2.5 टाइम. तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी माइक्रो तफसील के साथ देखी गई हैं. पिछले कई महीनों से इस पर काम हो रहा था, करीबन फरवरी ऑनवर्ड्स. तो ये उसकी आउटकम है. मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस पर हमें बहुत फ़ायदा होगा. इसी तरह जो एग्रो बेस्ड जो है एसएमईज़ को, एक तो एग्रो को आपने एसएमईज़ में डाल दिया. अब एसएमई जो एग्रो बेस्ड है उनको कंसेशनल लोन की प्राइम मिनिस्टर की हदायत पे एक स्कीम बनाई जा रही है और उसके लिए हमने
रकम मुख्तस की है इस बजट में, ताकि वो जो कंसेशनल जो फ़र्क है, ज़ाहिर है कि बैंक तो सस्ता नहीं देंगे ना, उसका जो फ़र्क है वो गवर्नमेंट पिक कर सके। इसी तरह जो नई जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसकी टर्नओवर 80 करोड़ तक है, उसको टैक्स एग्जम्पशन दी गई है। पीएम की जो यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स हैं, उसके लिए हमने 10 बिलियन रखा है इस बजट में। और जो कभी इंपोर्ट करनी पड़ जाती है यूरिया, जिसकी कीमत बहुत फ़र्क है आपके पाकिस्तान में, चूँकि आप उनको अपनी वैलिड गैस देते हैं और उसकी कॉस्ट आप बहुत ही रीजनेबल चार्ज करते हैं, मच लोअर देन इवन सऊदी अरेबियन यूएई। तो उस वजह से आपकी यूरिया की जो कीमत है मुल्क में वो कम होती है, वो 3,300-400 थी पिछले साल, हालांकि इंटरनेशनल प्राइस बहुत ऑलमोस्ट डबल थी। तो उस हवाले से अगर खुदा न खास्ता को किसी स्टेज पे यूरिया इंपोर्ट करना पड़े, अभी तक तो हम बिल्कुल प्लानिंग हमने की हुई है। अभी 31 अगस्त है जो 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 वेलड गैस जो है उनको यूनिट्स को मिल रही है, वरना ये मई में जो पिछली हो रही थी ख़त्म, आपको याद होगी ईसीसी की मीटिंग में ये डिस्कस हुआ और वो कह रहे थे कि अभी इंपोर्ट की इजाज़त दें, तो हमने वो गैस 3 महीने के लिए दोबारा एंड मज़ीद पीरियड के लिए डाइवर्ट की और हम कहा कि इनको आप अभी दें, ताकि मुल्क में यूरिया पैदा हो, सस्ता हो और आवाम को मिले और हमें इंपोर्ट बिल भी बचे। फ्रैंकली उसमें 2 हमारे फ़ायदे थे। तो वो लेकिन ऑन द सेफ साइड 6 बिलियन की सब्सिडी रखी है, अल्लाह करे इसको खर्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े और पाकिस्तान अपना जो ज़रूरियात है ड्यूरिंग द ईयर पूरी कर सके। इसी तरह मैं अर्ज़ क्या कर रहा था, एसएमईज़ आपका तीसरा है। जितनी आप मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज़ देखेंगे, आप जर्मनी देख लें, जापान देख लें, यूरोप देख लें, उनका एसएमई इज़ द बैकबोन ऑफ देयर इकोनॉमी एंड दे हैव अ वेरी हाई परसेंट। हमारा एसएमई बहुत वीक है। हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, इसमें बहुत मेहनत और काम करने की ज़रूरत है। इसको इनक्रेज करने के लिए हमने 250 मिलियन का जो थ्रेश होल्ड था उसको 800 मिलियन या 80 करोड़ कर दिया 25 करोड़ से। इसका 20% रिस्क, इसको फिर पैसे भी, ज़ाहिर है कि नया एसएमई है, बैंक को क्रेडिबिलिटी, बैलेंस शीट्स वही है, तो वो देवर रिलक्टेंट, उनको फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी। उनके लिए हमने ये रखा है कि जी उनको हम 20% ऑफ द फर्स्ट रिस्क जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर खुदा न खास्ता किसी एसएमई को लोन देते हैं और वो यानी रिकवर नहीं होता, वो हमने एक इसमें इंट्रोड्यूस किया जी इस बजट में। इसी तरह आसान फाइनेंस स्कीम होती थी, आपको याद होगा, वो बिल्कुल डाई डाउन हो गई है, उसको किसी ने फॉलो अप नहीं अब कर रहे कुछ सालों से, उसको रिवाइव कर दिया है। और जो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम जो है इसके लिए एसएमईज़ के लिए, वो भी अंडर कंसिडरेशन। आपने कल मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि एसएमईज़ के लिए हम रेटिंग एजेंसी जो है, वी आर कंसिडरिंग को एक स्पेशल रेटिंग एजेंसी, ताकि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए, बोरो करने के लिए, फैसिलिटीज़ लेने के लिए वो उनको एक प्रोफेशनल जो है वो असिस्टेंस मिल जाए। इसी तरह 90% ऑफ ओवर एक्सपोर्ट्स एज ऑफ नाउ, जितनी एक्सपोर्ट्स हैं उसका 90% हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ बहन भाई पाकिस्तान में भेजते हैं। इट्स ए वेरी बिग सोर्स। आपका ट्रेड डेफिसिट इज़ ह्यूज और उसको माइनस होता है उसमें से रेमिटेंसेस, वो इसको भी एक रीजनेबल पॉइंट पे लाती है और वो हमारा बहुत बड़ा एक सोर्स है। उनको हमने यानी रिकग्नाइज़ करने में, इनकरेज नहीं, रिकग्नाइज़ करने के लिए बेसिकली हमने कुछ इस अपना बजट में कुछ चीज़ें रखी हैं। इसमें हमने एक फाइनल टैक्स होता था जब वो यहाँ प्रॉपर्टी प्लॉट घर खरीदते थे, उसको ख़त्म कर दिया। दे विल नॉट पे, नाइकॉप होगा, फॉरेन रेमिटेंस उनके पास प्रूफ होगा, दे विल नॉट पे, 2% एग्जम्प्ट होंगे। इसी तरह एक 3 कार्ड तो चल रहे हैं, एक चौथा कार्ड कैटेगरी डायमंड कार्ड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और उसके साथ जो वो उनको मिलेगा जो फी साल में $50,000 पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से रिमिट करेंगे। और उनके लिए हमने मसलन ग्रेटेस्ट पासपोर्ट है, नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड का उनको एक लाइसेंस है। इसी तरह एक्सेस टू कॉन्सुलेट, स्पेशल प्रेफरेंशियल एक्सेस जहाँ जहाँ मुल्कों में है आपकी एम्बेसी कॉन्सुलेट्स में, और यहाँ भी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम उनको इंसेंटिव दे रहे हैं। एजुकेशन के हवाले से चूँकि ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ में और फ्यूचर के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है कि एंडोमेंट फंड कायम किया जा रहा है 5 बिलियन का। इसी तरह मेरिट बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इस माली साल के हवाले से 1 लाख लैपटॉप्स की वो आ रहे हैं। जुलाई में फर्स्ट कंसाइनमेंट आ रही है, बट ऑल पेड अपना फंडेड। अगले साल के लिए भी वो 1 लाख करीबन लैपटॉप्स के 10 बिलियन इस स्कीम में, इस बजट में रखा गया जी। और इसी तरह प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रोफेशनल के लिए भी इस बजट में इनफ एलोकेशन रखी गई है।
ویمن امپاورمنٹ کے لیے بھی اس میں اسپیشل بجٹ پروویژن ہے. اسکل ڈیولپمنٹ, کنسیشن لونز اینڈ ٹیکس کنسیشنز فار ویمن, یہ بھی ایک ہے. اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کے لیے بھی اس میں, کیونکہ وہ 40 تقریباً انڈسٹریز کو ریوائیو کرتی ہے, تو اس میں ٹیکس کریڈٹ ہے, 10% ریڈکشن ان دا ٹیکس ریٹ, اور 5 million وچ ایور از لیس ٹو بلڈرز اینڈ کامن مین آن کنسٹرکشن آف ہاؤسز اینڈ بلڈنگس. اور دوسرا ہے کہ ایکسٹینشن ان ٹیکس کنسیشن ریٹ جو ہے, جو ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے نام سے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ملکوں میں یہ بڑی اچھا پرفارم کرتی ہے. یہ ایک ہنڈریڈز آف انڈیویجول کین بی پارٹ آف ون اونر آف ون ریٹ اینڈ شیئر ہولڈر ون ریٹ. تو اس کو بہت ڈیمانڈ تھی کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اس کو بھی 1 سال ہم نے, جو اس وقت اسکیم چل رہی ہے اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے. انرجی میں بھی سولر اور اس کو پینلز کو, انورٹرز کو, ان کے جو را مٹیریلز ہیں تاکہ ملک میں بنے, ان کے را مٹیریل پہ جو کسٹم ڈیوٹی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اور فائنلی تھوڑے سے ریلیف میئرز آپ کو میں 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بجٹ 360 ارب تھے بسپ کے لیے, اس کو ہم نے ڈیورنگ دی ایئر 400 کیا. ابھی اس بجٹ میں 450 فائنل فگر ہے, کیونکہ جو پنک بک جو چھپی تھی اور اس میں نمبر تھا, کیونکہ یہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. اور وہ جو ہمارا امینڈڈ جو ہوگا ود آل دیز چینجز, اور کل کے اپنا بجٹ اسپیچ کے اور کیبنٹ اپروول کے بعد, وہ ہم اپلوڈ کر کے فائنانس ڈویژن کی ویب سائٹ پہ اگلے 24 گھنٹے میں اپلوڈ کر دیں گے. فائنانس سیکرٹری صاحب انشاءاللہ انشور کریں گے, تو آپ کو وہ ویب سائٹ سے فائنانس ڈویژن کی یہ اپڈیٹڈ مل جائے گی. اسی طرح جو اپنا آٹے پہ, گھی پہ, دالوں پہ, چاول پہ, یہ جو ان چیزوں پہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی تھی تھرو یوٹیلیٹی اسٹور آف کارپوریشن, وہ 2 چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے بجٹ مختص کر دیا گیا ہے 35 ملین کا. دوسرا یہ کنسیڈر ہو رہا ہے, پلیز ڈونٹ گیٹ ہولڈ آف می کہ کیوں 32 کروڑ کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ 40 تک کنسیڈر کر لیا جائے, کہ اس کو تھوڑا اوپر لایا جائے تاکہ اور لوگ جو ہیں اس سے وہ بینیفٹ کر سکے. اس وقت تو 32 اسکور ہے آپ کا 32, جس پہ ان کو اب اپنا اسکور کارڈ پہ دے پہ ڈفرینٹ پرائز اینڈ کنسیشنل پرائز ان یوٹیلیٹی اسٹورز آف پاکستان, پورے پاکستان میں. تو ہم نے ایڈ ہاک ریلیف دی ہے. آئی ہوپ کہ پرسوں کے یہاں سوال جواب تھے, وہ اب گورنمنٹ کو شاباش دیں گے کہ آئی تھنک وی ٹرائیڈ آور بیسٹ, کہ جتنا اس پہ ہم نے کافی کل الحمدللہ کیبنٹ میں بھی سیر حاصل, ہر ایک کے ویوز ہوتے ہیں جی. اور کیپنگ ان ویو کہ جتنی یعنی سیلریڈ لوگوں کی, سرکاری ملازمین جتنی ان کی کمر ٹوٹی ہے اس مہنگائی سے, ان کو محلے ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت تھی. ایسے ہی سینٹیمنٹس ہمارے پرسوں کی یہاں سروے, اکنامک سروے میں ڈسکس ہوئے تھے. میں نے کہا تھا میں نمبر آپ کو نہیں بتا سکتا, نمبر جو فائنل ہوگا اسی. آئی تھنک کہ اٹ کوڈنٹ بی بیٹر وٹ وی ڈڈ. ہم نے اپنا 1 سے 16 جو گریڈ کے سرکاری ملازمین ہیں ان کو ہم نے الحمدللہ 35% ایڈ ہاک ریلیف دی ہے, اور جو 17 سے 22 ہیں ان کو 30% دی ہے. جی سوری, ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کیانی صاحب سارے پتہ کی ہوتا ہے جاتے نہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں یہ بیسک پہ ہوتا ہے ہمیشہ. ایڈ ہاک ریلیف تو آپ کو بھی پتہ ہے, پہلی دفعہ نہیں ایسی کوئی ٹرم یوز کر رہے. ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو مرج کر کے دے, ایک ہوتا ہے ایڈ ہاک ریلیف. تو ہمیشہ یہ پہلے ایڈ ہاک ریلیف آتا ہے, آپ کے 4-5 فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں, آگے جا کے جب آپ کو اسپیس ملتی ہے ایک آدھا مرج کر لیتے ہیں. تو یہ نئی چیز تو نہیں ہے نا, اس کو ہم وی شوڈ ناٹ گیو اے امپریشن کہ کوئی نئی چیز کی گئی ہے. ہمیشہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ہوتا ہے, اور وہ پھر آگے جا کے جب اس کی باری آئے گی مرج ہو جائے گا اپنے اس میں, تو اس کا بینیفٹ مل جائے گا. اسی طرح جو پینشنرز ہیں ان کا چونکہ جو بھی پینشن لے رہے ہیں اس کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے, اس میں ان کی بیسک یا وہ چیزیں الاؤنس وہ تو نہیں ہوتی, تو ان کو 17.5 ہے. جنرلی رول از 1 to 2 کہ جو آپ ایڈ ہاک ریلیف دیتے ہیں اگر قریب آدھا دے تو وہ آلموسٹ دے بینیفٹ ان دا سیم وے, تو اس کو 17.5% اکراس دی بورڈ کیا گیا. جو ہماری جو کم پینشن تھی, جو کہ جو بہت پرانے, اللہ ان کو مزید زندگی دے, جو بالکل منیمم تھا 10,000, اس کو ہم نے انکریز کر کے 12,000 کیا ہے اپنا. اسی طرح جو ہمارے اس طرح کے جو تھے کچھ الاؤنسز, اس میں ہم نے اس میں ڈیلی مائلیج الاؤنس ہے, اس میں ایڈیشنل چارج ہے, اس میں آرڈرلی الاؤنس ہے, اس میں اسپیشل الاؤنس فار ڈسیبلڈ ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے کیا. اسی طرح ایک منیمم پینشن ایک جو تھا, میں نے جیسے عرض کیا کہ 10,000 کو, اب اگر ان کو وہ ریلیف ڈال کے یعنی 70.5% ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ 9,000 پہ آ جائیں.
ये 10,000 पे हों, तो अब उनको 10,000 मिनिमम नहीं होगा, अब उनको 12,000 मिनिमम मिलेगा। तो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड थिंग विच आई थिंक मस्ट बी डन। तो इसमें हमने 20% का इजाफा किया है। इसी तरह जो मिनिमम वेज जो इस आईसीटी में है, इस बुकलेट में ज़रा थोड़ी ये गलती है, काइंडली उसको ठीक भी कर लें। तो 25,000 को 32,000 किया गया, 30,000 नहीं। दिस ऑब्वियसली ये बुकलेट जो है प्रिंट में पहले गई, और ये फैसले आखिरी मिनट में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई नेशनल असम्बली में जाने से पहले, तो ये उस पर फैसला था, ये इसको काइंडली आप करेक्ट कर लें, 32,000 है। इसी तरह एक मेनली आप लोगों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की तजवीज़ थी, वो काबीना ने अप्रूव की है। और मैं समझता हूँ कि ये जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये एक अच्छा गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, और अल्लाह करे कि ये कामयाबी से ये स्कीम आगे चले और इससे आप मुस्तफ़ीद हों। और लास्टली 2 दफ़ा मेरे माजी के बजट्स में मियाँ नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मैंने एक काम किया था, आपको याद होगा 1999 पहली दफ़ा था कि जो बेवा, जो उनकी इनकम नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टी नहीं है, और उनके स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कॉर्पोरेशन से होती थी, तो उनके जो लोन्स थे वो गवर्नमेंट ने पिक किए थे और उसको राइट ऑफ किया था। दूसरी दफ़ा 2017 में यही काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि जैसे आप बिस्प में एक कम आमदनी वाले लोगों की हैंड होल्डिंग करते हैं, आप अभी इंक्रीज 35% आप, विच साउंड्स ऑब्वियसली वेरी वेरी रीजनेबल एंड वेरी स्मार्ट। तो उसी तरह हमने जो इस वक्त स्मॉल बिजनेस तो आपको पता है मर्ज हो चुकी है एसएमई में, अभी जो है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस में जो डाटा हमने मंगवाया स्टेट बैंक के, उसमें काफ़ी विडोज़ हैं जो लोग जिनकी डेथ हो गई और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो वर्चुअली बैड लोन्स भी हैं होंगे, क्योंकि उनकी बड़ी अपनी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है। तो उसका फैसला किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी दफ़ा अल्लाह ताला इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप में मुझसे काम ले रहे हैं। दिस वाज एन आइडिया कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ भी हम, ये बाई दी वे आपको याद होगा बिस्प का आइडिया भी अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में मैंने दिया, और वो उस वक्त मैं कैबिनेट में था, और जो ब्लू प्रिंट बजट मैंने छोड़ा था उसमें 34 बिलियन की एलोकेशन भी छोड़ के गया, और उसका नाम जो है वो फिर बाद में पब्लिक हुआ जब बजट पेश हुआ। हमें 13 मई 2008 को हमने रिज़ाइन कर दिया, जजेस रिस्टोर नहीं हुआ उस वक्त, एक पॉलिसी डिसीजन था 6-7 हफ्ते के बाद। तो वो उस वक्त ये इनकम सपोर्ट फंड जो है बिस्प के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ। 34 बिलियन 5 साल में 40,000 रुपये गया। हमें 2013-18 में स्पेस मिली, हमने 124 से उसको अल्हम्दुलिल्लाह 40 अरब से 124 पे लेके गए। और इस टेन्योर में मैं समझता हूँ कि फास्टेस्ट ग्रोथ है कि जब ये गवर्नमेंट आई है तो बिस्प का बजट 250 अरब था। अब इस साल यानी आप कह लें 14-15 महीने में, बट विल कवर द फिजिकल ईयर, तो 2 साल के अंदर 250 अरब जो है वो 450 अरब पे जा रहा है। इससे ह्यूज इंक्रीज़ अल्हम्दुलिल्लाह 80%। तो बस अल्लाह ताला कबूल करे ऐसे काम हमें। मैं समझता हूँ कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हर एक को ये सोचना चाहिए कि हम अपने उन जो कमज़ोर बहन भाई हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें, जितनी स्पेस मिल सकती है उनके लिए हम वो एलोकेट करें। इससे पहले कि मैं आपको तकलीफ़ दूं और आपसे मैं पूछूं, जो चीज़ें कल रात से अब तक मेरी और मेरी टीम की यानी नॉलेज में और इंफॉर्मेशन में आए हैं कि क्या क्या कन्फ्यूजन या डिस्कशंस हैं, वो मैं समझता हूँ कि जो मेन मकसद है उसको क्लैरिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। वो चंद चीज़ें हैं जो हमने कल से आज तक नोट की हैं एज़ ऑफ टुडे। एक तो ये है कि जी ये पाटा जो कि न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं NMDs, उसके हवाले से काफ़ी क्वेश्चन थे कि जी ये एग्जाम्पशन कुछ लोग कहते हैं हुई है, क्यों हुई है, बहुत डिबेट चल रही है ज़ाहिर है। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली पेशावर में गए थे जहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ KP से मौजूद थी, और उनकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट मौजूद थी, गवर्नर हाउस में मीटिंग गवर्नर साहब भी थे, तो ये उस मीटिंग में ये अच्छा खासा इसके ऊपर डिस्कशन हुई। और वहाँ की एक बड़ी यानी ऑलमोस्ट यूनानिमस ये रिक्वेस्ट थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए। तो उसको हमने इसलिए एक साल के एक्सटेंड किया है। इस आपने देखा कल हमने कर दिया। रात मुझे बहुत हैरानगी हुई कि कुछ टेलीविज़न पे टिकर चल रहे थे कि जी दूध के ऊपर 9% सेल टैक्स लग गया। तो वो फिर डिबेट ये हो रही थी कि जी कल ग्वाले भी बढ़ा देंगे, हालांकि उन पर कोई असर होना नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि वो जो है अपना आपके मिल्क पैक इस तरह के जो होते हैं प्रोसेस मिल्क,
وہ اس کے اوپر یعنی اگر لگ گیا تو وہ لامحالہ، یہ ہماری ماضی کی تو یہی روایت ہے. تو وہ میں نے کہا یہ تو لیٹ می ٹیل یو کہ دس واز ون آف دی پرپوزل. میرا خیال ہے کہ کسی کو پرانا اپنا ہمارے لوگ یہاں ہیں جن کو ہر چیز کاغذ مل جاتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ انہوں نے پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو میرا خیال ہے وہ کسی کو پاس پرانا پیپر چلا گیا، کیونکہ مجھے کافی میسیج اس کے اوپر آئے اور پھر ٹی وی پہ بھی وہ چل رہا تھا. تو ہم کلیریفائنگ کہ کوئی ملک کے اوپر آپ کے پاس فائنانس بل موجود ہے، آپ اس میں چیک کر لیں، لیکن یہ غالباً جو ہمارے پرپوزلز انڈر ڈسکشن تھے اس کے نتیجے میں یہ نکلا ہے. بائی دی وے دس واز دی پرسائز ریزن کہ جس پہ پرائم منسٹر نے ایگری کیا کہ پھر ٹھیک ہے، کہ کیونکہ اگر یہ ہوگا تو میری بھی یہ ویوز تھے کہ یہ گوالے جو ہے وہ اگلے دن پورے پاکستان میں 10% انہوں نے انکریز کر دینی قیمتوں دودھ کی. تو وہ ہر یعنی غریب سے غریب کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، چائے کے لیے، بچوں کے لیے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آلموسٹ 90% جو ہے وہ یہ نان پیکج میں استعمال ہوتا ہے. میرا خیال ہے چیئرمین صاحب کیا نمبر 9 ایسی ہے. تو یہ 10% صرف ملک یہ استعمال ہوتا ہے، اور 10% کی انکریز نے پورے 90% پہ بغیر کسی وجہ کے، جیسے وہ 5 روپے ڈیزل ہوتا تھا تو نال 1 روپے چیزوں کی قیمتیں 2 بڑھا دیتے، وہ ہونا تھا. تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں کیا، اور یہ پارٹ نہیں ہے. میں کلیریفائی کر رہا ہوں کیٹیگوریکل، دیر از نو لیوی آف سیل ٹیکس آن دس پیکج ملک. تیسری جو بحث چل رہی ہے، اور میرے ساتھ بھی کل میں نے 2 پروگرام جو پری کمٹ کیے ہوئے تھے چند مہینوں سے میں نے وہ کیے، تو دو چینلز کے ساتھ، اس میں بھی ایک میں یہ ذکر ہوا لوگ بھی کہ جی یہ اتنا بڑا نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ کیا اکٹھا ہو جائے گا 2963. یس، وہ ڈویبل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس میں اسٹیٹ بینک کے پروفٹس ہیں پروجیکٹڈ 1113 ارب، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 3500 4000 سے نیچے پروجیکشن تھی جو 7300 پہ چلی گئی ہے، یہ سارا سائیکل ہے. آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ جب اسٹیٹ بینک وہ یعنی ان کو دیتا ہے او ایم او، اور وہ پھر گورنمنٹ کے ٹریجری بلز خریدتے ہیں، تو یہ الٹیمیٹلی جو اسٹیٹ بینک کو جو پروفٹ ہوتا ہے تو دیٹ از اسٹیٹ بینک اپنا فیڈرل گورنمنٹ کو وہ ڈویڈنڈ کے طور پہ یہ پروفٹ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، شیئر دیتے ہیں. تو وہ ہماری بڑی ریئلسٹک ورکنگ ہے. اسٹیٹ بینک اور نے اپنا انڈیپینڈنٹ تمام ورکنگ کر کے یہ فگر جو ہے وہ یعنی کمٹ کیا ہے اور گورنمنٹ کو کنوے کیا ہے. دوسری میجر آئٹم ہے پی ڈی ایل، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، وہ 869 بلین 869 ارب اس میں پروجیکٹڈ ہے. یہ 2 آئٹمز آپ ملا لیں تو یہ 2 بلین تو یہی ہو جاتے ہیں، صرف یہ 2 آئٹمز. تو اس میں بھی مجھے بھی پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا، اس سال تو نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. ایک اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کی 50 روپے تھرو آؤٹ دی پیریڈ آف فسکل ایئر وہ نہیں تھی، وہ گریجولی ہوئی. آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز جو مانی ہوئی تھی ماضی میں، اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے آپ ایک ٹائم لائن کے ساتھ اس کو، پہلے تو وہ ڈیلے ہو گئی جب پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کیا اور ریورس کر دیا، تو اس کو پورا کیا گیا. تو پورے سال 50 روپیز پر لیٹر اس میں نہیں تھا. دوسرا یہ کہ اس کو بیس کیا گیا کہ جو لیٹسٹ لاسٹ کوارٹر کے جو کنزمپشن کے فگرز ہیں ان پیٹرولیم پروڈکٹس کے، تو آئی تھنک کیلکولیشن از ویری ریئلسٹک اور انشاءاللہ یہ میٹ ہوگی. اسی طرح انٹرسٹ ڈویڈنڈز وغیرہ ہیں 260 بلین. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بہت اوور پروجیکٹڈ ہے. دے آر آل ویل ڈبیٹڈ، ویل کیلکولیٹڈ ود دی ریلیونٹ جو ہے انسٹیٹیوشنس. اسی طرح تھا کہ جی یہ جو ٹوٹل ٹیکس ہے، یہ مجھے سوال رات کی جی یہ 7200 پہلے اس سال 7600 پلس تھا، اگلے سال یہ آپ ریوائز کہہ رہے ہیں 7200 ہوگا، تو یہ کیسے 9200 ہوگا؟ تو اس میں کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. جو ٹیکنیکل اس کام میں انوالو رہتے ہیں اور رہے ہیں ماضی میں یا آج بھی، ان کو بڑا سمپل پتہ ہے کہ آپ کی اگلے سال کی ٹیکس کلیکشن میں 2 میجر فیکٹر ہوتے ہیں. آپ کی انفلیشن کیا پروجیکٹ ہو رہی ہے، آپ کی گروتھ کیا پروجیکٹ ہو رہی ہے. وہ تو دیٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ اس نے اتنا تو بڑھنا ہی بڑھنا ان دا نارمل کورس آف پروسیس. تو جو 7200 ہے، اگر آپ 21% انفلیشن 3.5 وہ لیں 24.5، تو قریباً آپ کا جو ہے 1800 بلین تو یہ ہو جاتا ہے. تو آپ آلموسٹ 9000 روپے. ہمارے نئے ٹیکس میجر جو ہیں، جب میں کہتا ہوں کہ ٹیکس ہم نے نہیں لگائے تو صرف 200 ارب کے ہیں،
اور وہ بھی ایسے ہیں کہ جس میں یا ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے یا مثلاً وہ کہا جی 0.6% وہ جو ہے کیش ٹو ڈال پہ لگا دی. کیسے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے؟ نیا میئر نہیں ہے یہ چند سال پہلے تک یہ لگا ہوا تھا. اس کو البتہ ختم ضرور کیا پچھلی حکومت میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی جو یہ پریفر کر دے کہ ہم نے نان فائلر رہنا ہے, ہم نے کیش ٹرانزیکشنز کرنی ہے, اب ہم جو ہے انفارمل اکانومی کا جو ہمارا حصہ اس کو ہم نے نہیں آنے دینا, تو لیٹ دیم پے پرائس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اس کو ایز سچ ٹیکس نہیں کہہ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 200 بلین کے ٹیکس میجرز ہیں وہ موسٹلی اس ٹائپ کے ہیں جس میں آپ نے یہ ڈاکومنٹیشن کو ترویج دینے کی ہے یا کوئی نارملی دور کی ہے, تو دے آر ناٹ ریئل نیو ٹیکس میجرز. اور یہ بھی ڈائریکٹ ہے بائی دی وے, یہ انفلیشنری بھی نہیں ہے. اس میں آلموسٹ 180 چیئرمین صاحب 175 بلین آؤٹ آف دی انٹائر اماؤنٹ آف اباؤٹ 205 بلین کے جو نئے میئرز ہیں وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کریں گے. یعنی جو نکال رہا ہے پیسے اس کے اوپر پڑنے ہیں, تو اس کا کوئی انفلیشنری نہیں ہے امپیکٹ جو ہے. اسی طرح جیسے میں نے کہا ریوائول آف ایک اچھی اسکیم ہے ٹو ڈسکریج کہ جی آپ کیش کی بجائے اس کو آپ استعمال کریں. اسی طرح پی ڈی ایل کے ریٹ پہ بھی مجھے رات سوال ہوا کہ جی کیا آپ کوئی بڑھانے جا رہے ہیں. میری اس گورنمنٹ کی کوئی انٹینشن نہیں ہے, لیکن وہ 4 شیڈول میں آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ کی پاور ہے. یہ اناملی ہے کہ 5ویں شیڈول میں نہیں تھی, وہ دی گئی ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو ہم کو استعمال کر کے تو 50 روپے لیٹر سے اوپر جانے کا کوئی پلان ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, بٹ اٹ از جسٹ ٹو ریموو دیٹ اناملی کہ 5 شیڈولز ہیں, 4 میں گورنمنٹ کے پاس ہے کہ وہ دے کین چینج, بٹ 5ویں میں نہیں ہے جس میں فال کرتی ہے. اسی طرح کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ کارڈ کے یوز کی بات رات مجھے اس کے میسیج آئے کہ جی یہ جو اسلام آباد میں ہم نے کہا ہے کہ جو 15% جو ریسٹورنٹ پہ آپ جائیں کیش پہ GST دیتے ہیں, اگر آپ شاید میں نے تقریر میں کہہ دیا کریڈٹ کارڈ وہ استعمال کریں گے تو آپ کو 5% ملے گا. ان کا جی ڈیبٹ بھی ہونا چاہیے. ڈیبٹ کارڈز آر انکلوڈیڈ, ڈیبٹ کارڈ ہو یا کریڈٹ کارڈ ہو. مقصد یہ ہے کہ ڈاکومنٹڈ کنزمپشن آپ اپنے کارڈ سے استعمال کریں, چاہے وہ ڈیبٹ کارڈ ہے کریڈٹ کارڈ ہے, اور آپ اس پہ آپ کو 1/3 کر دیا گیا ہے 15%. اگر آپ کیش پہ آج بھی دیں گے تو پھر آبویسلی دی سیل ٹیکس ریمینز ان ریسٹورنٹس کے اوپر 15% جی. اسی طرح یہ بڑا کل سے فیمس چل رہا ہے کہ جی 111 سب سیکشن 4 شہباز رانا صاحب کا فیوریٹ کل سے چل رہا ہے سبجیکٹ. تو یہ کیا کر دیا یار, جتنی بزنس کمیونٹی مجھے آگے ملی ہے, یہ ابھی چند سال پہلے 5 سال پہلے آپ نے ان کو $100,000 رفلی دیے ہوئے تھے, آپ نے کو 10 ملین روپیز دیے تھے جو کہ 104 پہ ڈیوائڈ کرے, بلکہ ایوریج 102 پہ, تو وہ $99,500 $100,000 آپ نے اس کو آدھا کر دیا, ریٹ کہیں چلا گیا. آئی ہیو ناٹ میٹ اینی چیمبر آف کامرس جس نے یہ ڈیمانڈ نہ کی ہوگی جی وہ ایک ہمیں ایک فیسلٹی تھی, ہمیں اپنی ورکنگ کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, ہم لوگوں سے اپنے رشتہ منگوا لیتے ہیں اس طرح, تو اس کو ریوائیو کیا گیا. اٹ از ناٹ اے نیو میئر, اس کو کریکٹ کیا گیا ہے اور اس کو آج سے 5 سال پرانے کی سطح پہ لے کے جایا گیا کہ جی. تو اس لیے میرا خیال ہے اس میں نہ ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں نہ یہ کوئی نئی ایمنسٹی اسکیم ہے, یہ آلریڈی لاء میں موجود ہے اور اس کی لمٹ کو کریکٹ کیا گیا جہاں یہ پہلے تھی, اور وہ میں نے کوٹ کر دیا, آپ چیک کر لیں. آئی ایم شیور کہ سب کو یاد ہوگا 10 ملین ہوتی تھی اور اپنا $102 تھا, تو وہی اماؤنٹ ہم نے, اور یہ سب کی ڈیمانڈ آلموسٹ اکراس دی بورڈ ہم نے درجنوں میٹنگ کی ہیں. وہ بزنس کمیونٹی کے جی یہ ہم سے زیادتی کی, آپ نے بالکل یعنی کرپل کر کے رکھ دیا. تو وہ ایک گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کو ریوائیو ہونا چاہیے. آئی تھنک اٹس اے گڈ میئر اور آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اسی طرح یہ جو ہے ونڈ فال کا سوال ہو رہا ہے سیکشن 99D کہ جی یہ کیا ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں صرف نہیں, کئی ممالک میں آپ کو کم سے کم ½ ڈزن تو کنٹریز کے دے دیتا ہوں جس کو چاہیے اس میٹنگ کے بعد, نام بھی اور قوانین بھی. بھئی اگر کوئی انڈسٹری میں ونڈ فال گین ہوتا ہے, وہ آبویسلی اٹ از ایٹ دی کاسٹ آف کنزیومرز, ایٹ دی کاسٹ آف پیپل آف دیٹ کنٹری. تو انہوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں, اس کے اوپر دا گورنمنٹ آف دی ڈے وہاں وہ اس کو ونڈ فال کو اس انڈسٹری کو سلیکٹ کرتی ہے, کوئی اکیلے کو نہیں کرتی, اور اس کے اوپر ایک ٹیکس لگا دیتی ہے. یہ ہماری بڑی کینڈیڈ اس میں بحث ہوئی ہے اور اس میں ہم نے پوری ریسرچ بھی کی ہے, اور ہمارا یہ پھر فیصلہ ہم نے کیا کہ اس کو قانون میں ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسا
ونڈ فال آئے کہیں بہت بڑا تو اس کو قانون اویلیبل ہو کہ آپ کو نیا قانون نہ لانا پڑے اس وقت، تو وہ اویلیبل ہو جائے گا انشاءاللہ فائنانس بل پاس کرنے کے بعد۔ نو ریٹ پہ ہماری کافی بحث ہوئی، کسی نے کہا جی کہ 90% ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک پروفیشنل ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم اکیلے بیٹھ کے میں فیصلہ کر لیتا ہوں یا پرائم منسٹر بیچارے فیصلہ کر لیتے ہیں، وی گو تھرو اے پروسیس ایز اے فیصلہ، اس میں تو ہفتوں کی اور مہینوں کی محنت ہے۔ تو اس پہ میں نے عرض کیا کہ 50 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یو مے آسک وائی، کیونکہ 39% جنرلی آپ کا ٹیکس ریٹ ہے آن دی کارپوریٹ سیکٹر، اور سی وی ٹی سوری اسپیشل ٹیکس آپ نے سپر ٹیکس لگایا ہوا 10% تک، تو اس کو ہو گیا 49، تو یہ اس لیے وہ 100% ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو مائی کولیگز انڈرسٹوڈ کہ جی کیونکہ انلیس یو ایگزمپٹ، کہ جب یہ لگے گا تو پھر وہ باقی ٹیکسیشن سے ایگزمپٹ ہوں گے، تو وہ تو ایک روٹین کے ٹیکس تو دیتے ہی ہیں نا اس کے اوپر وہ۔ تو یہ ہمارا ایک ویل تھاٹ آؤٹ ایک ہم نے اپنا ٹیکسیشن سسٹم میں قانون لائے ہیں انشاءاللہ، اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ۔ اور جہاں یہ ضرورت ہوگی، جو ان نیسیسریلی جو سیکٹر یا جو اپنا سیگمنٹ اپنا کنزیومر کو اور عوام کو غیر ضروری ان کو ایکسپلائٹیشن میں تو کہوں گا کہ ذریعے اس طرح کے پیسے بنائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ پیسے بلک آف اٹ شوڈ کم بیک ٹو دی ایکسچیکر، تاکہ وہ عوام کے لیے استعمال کیے جائیں۔ تو یہ قانون اس حوالے سے ہے۔ آئی ہوپ آئی ایم کلیئر، اگر کوئی اور سوال ہوگا میں عرض کر دوں گا۔ کچھ ہوا کہ جی بہت زیادہ ہم نے سبسڈیز دے دی ہے، میں نے بھی آپ کو سبسڈیز کا نمبر بھی دیا بائی دی وے، کہ سبسڈیز کا نمبر ہے ہمارا آلموسٹ 1000 یعنی 1074 اور سم تھنگ 1074 آئی تھنک۔ تو وہ بیسیکلی اس میں اوور 900 بلین از پاور سیکٹر الون۔ اب میں اس کو صرف کلیئر کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے اس سیکٹر کے اوپر، اور انشاءاللہ ہم نے آلریڈی بہت کام کیا ان پچھلے 7-8 مہینے میں اس کے اوپر، اور دیٹس وائی یہ ایک میجر اسٹمبلنگ بلاک تھا بٹوین اس اینڈ دی آئی ایم ایف پروگرام، اور ورلڈ بینک کا بھی آپ کو پتہ ہے وہ اسی حوالے سے ایک پیس پروگرام بھی ہے۔ تو اس پہ ہم نے بہت کیا، لیکن بہت کام کرنے کے باوجود ہمیں اس پہ اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہم، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں رینیویبل گرین انرجی کے اوپر کافی زیادہ اس میں ایمفیسس دیا گیا ہے، ایلوکیشنز کی گئی ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے میں عرض کروں کہ یہ کوئی نئی میجر سبسڈی نہیں دی جا رہی۔ گرانٹس کے حوالے سے پوچھا گیا، تو گرانٹس بھی جو ہیں وہ بھی اس کی بھی تفصیل ساری جو اویلیبل ہے، اس میں بسپ ہے، اس میں آپ کے اے جے کے ہے، اس میں گلگت بلتستان ہے، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ ہر سال دیکھتے ہیں، اور ان کی جو انفلیشنری امپیکٹ ہے یا ان کی جو نئی ریکوائرمنٹس ہیں اس میں شاید آپ دیکھیں کہ اے جے کے حوالے سے تھوڑا سا ایک جمپ ہے۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیں آپ جب سے یہ منگلہ بنا ہے، آپ 2 روپے 54 پیسے کی بجلی دیتے ہیں، بل کرتے ہیں، وہاں نارمل قیمت میں بکتی ہے وہ۔ ایکچولی تو آپ اس کا سارا لاس تو آپ کے آپ کو ادھر دینا پڑتا ہے، تو اس کو ریکگنائز کر کے دینا، آپ ان کے منگلہ کے پانی پہ جو ان کی حق بند ہے وہ دیں، اور بجلی آپ دیں جیسے آپ دیتے ہیں بلک ریٹ پہ باقی جگہوں پہ، تو وہ تو فل قیمت پہ بیچ رہے ہیں۔ تو ہم نے اس لیے ان سے ہماری ڈیٹیل نیگوسیشنز پچھلے کئی ہفتوں میں گورنمنٹ آف اے جے کے ساتھ فائنلائز ہو چکی ہے، اسکیم ہیز بین اگریڈ، سو وی ول پے دیم ناؤ۔ جو ہے وہ ان کی فائنینسنگ جو بجٹ پاکستان پک اپ کرتا ہے، آل انٹائر ڈیفیسٹ وٹ ایور دے کلیکٹ تھرو ٹیکسیشن یا دوسرے میئرس، باقی ہم دیتے ہیں، اس پہ آبویسلی ایک اضافہ آیا ہے، لیکن وہ اضافہ اس وجہ سے ہے، یو ول آلسو ہیو کہ آپ بجلی کی قیمت جو ہے آپ کا اس بلیڈنگ میں آپ کا وہ اماؤنٹ اب کم ہو جائے گا، بیکاز یو ول بی بلنگ اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈ ریٹ اب، ان کو یہ نہیں ہوگا کہ جو سبسڈائز ایک ریٹ ہے۔ سو آئی تھنک از اے ویری گڈ ریفارم۔ ہم ان کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں، دے ہیو ڈن اے گڈ جاب، کیونکہ یہ چیزیں فکس ہونے والی ہیں جو کہ دہائیوں سے فکس نہیں ہوئیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی، تو اس میں وہ ایک اس میں انکریز ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو سیلری پینشنز عرض کر دی ہے زیول سیکٹر میں۔ یہ ایک اور خبر چل رہی ہے، اس کو بھی دودھ کی طرح کلیئر کرنا جی بہت ضروری ہے۔ یہ چل رہا ہے کہ جی سیل ٹیکس آن امپورٹ آف ایڈیبل آئل جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ ختم نہیں کیا گیا، انٹرنیشنل پرائسز کم ہوئی ہیں پچھلے کئی مہینوں میں، اس کو ہم نے انڈسٹری کو انگیج رکھا ہے گورنمنٹ لیول پہ،
ان کو ہم نے کہا ہے کہ یہ پاس کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے کافی انہوں نے ایڈیبل آئل کی قیمتوں میں ریڈکشن کی, اور خاص کر یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے ایک پورا اشتہار دیا جن ایڈیبل آئلس پہ جو تین چار ورائٹیز ہیں کتنی ریڈکشن ہے. تو میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ اس کو یہ مس انفارمیشن ہے. آپ کو فائنانس بل میں کہیں یا میری تقریر میں کہیں نہیں ملے گی کہ ہم نے یہ جو اس کو ختم کر دی ہے. ہاں, ایک یہ بھی کل میں نے کہیں سنا یا پڑھا کہ جی یہ جو شریعہ کمپلائنٹ ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ جی سی ڈی این ایس نیشنل سیونگ جو سینٹرز ہیں یہ کب سے اویلیبل ہوں گے انسٹرومنٹس, اور یہ نیا شریعہ بیسڈ انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ. تو انشاءاللہ 1 جولائی 2023 سے یہ انسٹرومنٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. آئی تھنک میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے اپنا کل سے کوئریز, مس انڈرسٹینڈنگ, ڈبیٹس, ڈسکشنز, ایریاز اس کو کور کروں. پر اگر ابھی بھی کچھ رہ گیا تو میں حاضر ہوں. جی کوئی کون جناب؟ جی جی جو 15% جو حال کا جا رہا ہے اس میں بھی اضافہ ہوا تھا, اس کو بھی انکریمنٹ میں شامل نہیں کیا گیا تھا. ابھی 30% پر 35% پہ اضافہ کیا گیا ہے. کیا یہ انکریمنٹ کے لیے بھی کنسیڈر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسرا ایک سوال کر لیں جی, میرا خیال ہے. جی جی فرمائیں. NPR کا وہ آپ نے نوٹیفکیشن بھی اس پہ عمل ہوتا تھا کہ ان کے امپلائیز میں لیٹر بھی لکھتے تھے چھٹیوں کے لیے جانے کے لیے مالی مشکلات کی وجہ سے. ان کا جو اناؤنس ہے جی جی مہربانی جی. نہیں اس طرح تو میں مس کر جاؤں گا جی. نہیں اس طرح ایک سیکنڈ میں ان کو جواب دے دوں یار. ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ دیکھیں یا تو ہونا, میں نے جیسے کینی صاحب کو عرض کیا تھا, یا تو نا کہ ہم نئی چیز کر رہے ہیں تو اس کے ایڈاک ریلیف الاؤنس دہائیوں سے چل رہا ہے. جس سال آتا ہے وہ بالکل اس میں شامل نہیں ہوتا, اور یہ 5-7 جو ایڈاک ریلیف الاؤنس چل رہے ہوتے ہیں, جب وہ اسپیس ملتی ہے اس کو آپ اس کو مرج کرتے ہیں. او بھائی انکریمنٹ ظاہر ہے, اگر الاؤنس نہیں ہوتے انکریمنٹ میں اس کا کیسے آپ کیلکولیٹ کر, الاؤنس از سیپریٹ. ہاں جی نہیں ہو ہی نہیں سکتا نا, دس از سیپریٹ آئٹم, دیٹ از دا ہول آئیڈیا. ورنہ پھر آپ کر تو یہ کنفیوژن کائنڈلی کریٹ نہ کریں. یہ جس طرح ایڈاک ریلیف الاؤنس ٹریٹ ہوتا ہے اسی طرح ٹریٹ ہوگا. یہ سیپریٹ اسٹینڈ الون ان کو الاؤنس ملتا ہے, یہ اس پہ ڈال کے انکریمنٹ نہیں ہوتی. ادروائز تو وہ پھر مشکل ہو جائے گا نا. اسی وجہ سے جب بھی اسپیس ملتی ہے, مجھے یاد ہے کہ 3-4 میں نے ایک ٹائم میں مرج کیے تھے جب اسپیس تھی, یاد ہے جی آپ کو. وہ جب آپ کو اسپیس ملتی ہے آپ کہتے ہیں کیونکہ اس کا اپنا ہی امپیکٹ ہوتا ہے, اس کا اپنا آپ کا بل اور بڑھتا ہے. تو وہ جو انشاءاللہ جب اسپیس ملے گی, اللہ کرے جو بھی ماضی فیوچر میں ہو, اس وقت ہوگا. ایز آف دس ایئر یہ ایڈاک ریلیف الاؤنس ہے, اسٹینڈ الون ہے, اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جو دوسرا آپ نے فرمایا کارپوریشن کی بات, دیکھیں گورنمنٹ جو اپنا تو کر سکتی ہے, اور کارپوریشن آلموسٹ اٹونومس ہیں, جنرلی وہ فالو کرتی ہیں. جیسے آپ نے منیمم ویج آپ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اناؤنس کر دیں, وہ آپ کی تو وہاں تک ذمہ داری ہے اور آپ کا رائٹ ہے. لیکن جنرلی صوبے سارے آپ نے دیکھا ہوگا وہ فالو کر دیں. کئی دفعہ وہ 1-2 ہزار زیادہ اور ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہ لیکن الٹیمیٹلی پھر پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کا دوسرا. تیسرا آپ نے سوال کیا تھا ایف بی آر کا, یہ اپنا ہم نے انڈر کنسیڈریشن ہے. جو آپ کی بڑی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ وہ جو فریز ہوئے ہیں وہ وی آر کنسیڈرنگ انشاءاللہ پازیٹیو. جی جی یہ بتائیے کہ کیا جو پلان بی ہے اس کا ٹائم آ گیا ہے؟ اگر آ گیا ہے تو اس کے اسسٹنس کے لیے کہیں سے کوئی ایشورنس ملی؟ دیکھیں پلان بی جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہی ہے سیلف ریلائنس اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا. جب آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ زیادہ پبلکلی زیادہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن انشاءاللہ پاکستان, میں نے جیسے کہا مجھے رات سوال ہو جی 31 دسمبر, پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. جو یہ رٹ لگاتے ہیں نا ڈیفالٹ, وہ خود ذمہ دار ہیں. میں نہیں کہنا چاہتا تھا, یہ بنیادی طور پہ انہوں نے اس سسٹم میں غلطیاں کی ہیں, اور ایسی گھنونی غلطیاں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں. دے آر پارٹنرز ان دیٹ کرائم. اس یہ کافی ہے. جی
है कि हमने पाकिस्तान स्टील मिल पीआई है जो दूसरी बिल्डिंग हमारी एंटिटीज हैं उनसे जान छुड़ाने की कोई जरूरत के सामने नहीं है। दूसरा छोटा सवाल कि हमारे साथ बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के साथ, हम कैपेसिटी पेमेंट पे बिजली की हेड में बहुत ज़्यादा बड़ी पेमेंट करते हैं। एक तरफ हम उस बिजली के पैसे दे रहे हैं जो इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में ऐसे ट्रांसफर और बलूचिस्तान में जिनको बिजली के कनेक्शन मुहैया नहीं किए जाते, सॉरी जिनको बिजली के नए कनेक्शन नहीं मिलते, लाखों की तादाद में दरखास्त में पेंडिंग पड़ी है हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में। इसमें भी ऐसा इसको एडजस्ट किया जा सके कि लोगों को बिजली भी मिल जाए, हमारी कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस भी कम हो सके। एक सर रुपये का सवाल नहीं है, एक बहुत बड़ा जुल्म सर इस्लामाबाद में हो रहा है, हमारा जो मिनिमम वेज है सर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हमारे जितने भी गार्ड ड्यूटी करते हैं 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, किसी को मिनिमम वेज नहीं मिलती। इसका भी गवर्नमेंट हाल कर सकती है तो मिनिमम वेज ही मिल जाए और ड्यूटी टाइमिंग इंश्योर हो जाए। मैं अर्ज़ करता हूँ अशरफ साहब, ये जो आपने पहला फरमाया, देखें ये तो एक आपने सॉवरन कमिटमेंट्स की हुई हैं, एक आपके है आपको तो पता है कि पिछले साल 1.5 साल में एक राउंड हुआ, उसमें कोई टैरिफ की रीएडजस्टमेंट्स हुई और काफ़ी एक प्रोसेस हुआ जिसको अभी इसको मैं समझता हूँ कि हमें बड़ा प्रूडेंटली देखना पड़ेगा। लेकिन चूँकि उनके जो फाइनेंशियर और जो लेंडर्स हैं वो ब्रॉड हैं और सब ने आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं वो डॉलर टर्म में आपको पेमेंट करनी होती है, ठीक है ना जी, क्योंकि उन्होंने अपने लोन्स लिए हुए हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि हुकूमत इसको बड़े गौर से स्टडी कर रही है, लेकिन आपको सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी होंगी। फिर आपकी एक बदनामी होती है कि जी ये सॉवरन कमिटमेंट के बावजूद ये री एंगेज कर दी है। बदकिस्मत एरिया है। मुझे याद है कि 97 में भी इस पर जो कुछ हुआ आपको याद होगा, एक सरताज जी साहब की कमेटी बनी, फिर गौर यूसुफ की कमेटी बनी, फिर वर्ल्ड बैंक की रिक्वेस्ट पे फिर प्राइवेट सेक्टर की कमेटी बनी, मिलर ट्रैक्टर के एमडी को लगाया गया उसका हेड। तो मुझे वो सारी याद है कि काश कि हम अपने आप को जो है ना इस सेक्टर को रिफॉर्म करें। हम 1000 बिलियन सब्सिडी सालाना नहीं दे सकते और ना होनी चाहिए, इसे ह्यूज अमाउंट। तो इसके मैं यही अर्ज़ करूँगा कि गवर्नमेंट इसमें प्राइम मिनिस्टर बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, पावर डिवीजन की मीटिंगें बार बार करते हैं। डिस्को जो आप है बिल्कुल सही है, वन ऑफ दी हाईएस्ट नॉन रिकवरी इज़ कैस्को। और ये हमारी बदकिस्मती है कि एक तरफ हमारा इतना रिक्वायरमेंट्स है और टाइट पोजीशन है, और दूसरी तरफ रिकवरी में प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इज़ आई थिंक फैसलाबाद और इस्लामाबाद। तो ये दोनों बड़ी अच्छी हैं। तो एक आपने देखिए कुछ फैसले हुए हैं वो आज से नहीं कई दहाइयों से हुए। वो अगर आप उसका खोलना चाहते हैं तो शायद ये वक्त ना हो, आने वाले इलेक्शन के बाद होना चाहिए। मसलन आपने एक फ़ैसला किया जो लोएस्ट डिस्को है पाकिस्तान में, वो उस पूरे पाकिस्तान में उसका रेट लगेगा, इवन कैस्को पे वही लग रहा है, कराची इलेक्ट्रिक में। क्या हम उसको रियलाइज़ हमने किया जब ये फैसला किया कि पाकिस्तान में अगर 10 डिस्को हैं, एक का एवरेज रेट जो है वो 15 रुपये है, दूसरे का 16 है, अगले का 17 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है। आप हर डिस्को का डिफरेंशियल आप ये बजट पे कर रहे हैं। भाई आप एवरेज ही लगा देते यार, ताकि जो कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जो बुरे परफॉर्म कर उनकी एवरेज हो जाती, कम से कम कॉस्ट तो टोटल रिकवर हो जाती। क्या आज आप कर सकते हैं? आई थिंक इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। एंड एज ए सेट के ये सेक्टर जो है वो इसको पूरी तरह देखा भी जा रहा है। जो मिनिस्टर एनर्जी हैं, जो सेक्रेटरी एनर्जी हैं, प्राइम मिनिस्टर ख़ुद, और फिर मुझे भी वो इन्वॉल्व करते हैं। हम इसको देख रहे हैं कि इसको कैसे हम निकलें। आपका आखिरी सवाल मिनिमम वेज का है। मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी शुड ऑल्सो प्ले इट्स रोल। मैं अब ये तो नहीं कहूँगा अशरफ साहब आप कंप्लेंट भेजिए, क्योंकि आपने स्पेसिफाई किया है कि गार्ड को 15,000 या कम मिल रहा है, 18 नहीं मिल रहा, 25 या 32। आप भेजें कंप्लेंट्स टू द गवर्नमेंट, लेट गवर्नमेंट टेक। देखिए हमें ऐलान तो नहीं होगा, तो ये बेसिकली ये प्राइवेट सेक्टर में इसने इन्फोर्स होना है। लेकिन अगर नहीं होगा तो आई एश्योर यू कि ऐसी अगर कंप्लेंट्स होंगी, आई विल मेक श्योर कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के ज़रिए इसको टेकअप किया जाए, उनको रिक्वेस्ट की जाए कि भाई आपकी मेहरबानी है, आप इसको फॉलो करें। बात सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बेचारे गरीब होते हैं, उनको और नौकरी नहीं होती, वो कर लेते हैं, उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसको मैं समझता हूँ हम सबका फ़र्ज़ है कि इसको हम, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि उसको इल्हाम हो कि जी कहाँ कौन एम्प्लॉयर पे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। और ये आप हमारी मदद करें, हम आपके साथ हैं इसके ऊपर। जी है जी, सरकारी प्रोग्राम कीजिए, निजकारी
जी निजकारी प्रोग्राम में डिस्कोस को देखा जा रहा है। PIA जो और पाकिस्तान स्टील की आपने बात की, हम काफ़ी एडवांस स्टेज के ऊपर इवन हमने परसों भी मीटिंग की है आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट्स, और उसमें आपको पता है कि ट्रांजैक्शन जो एडवाइज़र है वो IFC को इंगेज किया हुआ है और वो बहुत प्रोफेशनल हैं, कई कंट्रीज में उन्होंने ये काम किया है। तो जहाँ एक तरफ आपकी एयरपोर्ट्स के ऊपर फैसिलिटीज़, उसकी एक्टिविटी बहुत इम्प्रूव नज़र आएगी। मेरा अब तो बड़ी सारी इवन हीथ्रो इज़ आउटसोर्स आपके मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स। तो उसमें उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज़ हैं इस वक्त इंटरेस्टेड, 12 कंट्रीज से कंपनीज जो कि इसमें इस प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहती हैं। तो ये कोशिश हो रही है कि जुलाई में पहली कम से कम एयरपोर्ट जो आउटसोर्सिंग है वो उसका यानी बिडिंग प्रोसेस और मांग ली जाए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इंशाअल्लाह बाकी डिस्कोस पे ऊपर एक है। देखिए अभी टाइम ये 7-8 महीने जब से मैं आया हूँ और इवन गवर्नमेंट के लिए भी ओवरऑल ये इनफ टाइम नहीं होता। आपको भी पता है कि इतने बड़े बड़े काम, आपको एक बहुत बड़ी एक आपके पास मेन्यू था, उसमें से जो सिलेक्टिव चीज़ें कीपिंग इन द चैलेंजेस यू हैव टू डील विद, उसमें आप उसमें हम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह इंशाल्लाह करेंगे, हमें मौका दोबारा अल्लाह देते हैं तो ये चीज़ें करने वाली हैं और बड़ा सीरियस पहले साल 1.5 साल में करने वाली हैं। मेहरबान। सवाल की तरफ आता हूँ सर, मार्च में गवर्नमेंट ने प्लेज किया था कि लो इनकम ग्रुप्स को पेट्रोल के ऊपर 3 लीटर के हिसाब से 50 रुपए सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन हमने वफाकी बजट दस्तावेज में कहीं पर भी इसका हवाला नहीं देखा। तो क्या वो एक नारा ही था? मैं अर्ज करता हूँ जी इसमें बेसिकली भाई ये हुकूमत ने तो आपको ये साल आधा आपने कोट कर दिया, आधा नहीं किया। वो पूरी स्कीम ये थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की सोच थी कि 50 रुपये 800 सीसी से ऊपर गाड़ियों को और व्हीकल्स को चार्ज किया जाए ज़्यादा, जो भी बने, लेट से प्राइस 280 है, उनको 330 किया जाए, और जो 800 और उससे कम है मोटरसाइकिल, ट्राईसाइकिल्स और गाड़ियाँ, उनको वो 50 रुपये कम किया जाए। तो गैप इसलिए 100 रुपये की बात हो रही थी कि दोनों में ये कंजम्पशन जो है वो करीबन 51-49% है। तो ये टेक्निकली डूएबल, क्रॉस सब्सिडी है, बजट से कुछ नहीं देना, लेकिन समहाउ जो अभी हम जो लैंडिंग और बोरिंग प्रोसेस में हैं वो कुछ जगह पे हजम नहीं हुआ और वो अभी तक वो कुछ फाइनलाइज नहीं हो सका। लेकिन बजट से इससे कोई लेना देना पहले भी नहीं था। और ये स्कीम जो है ये अगर होगी तो ऑब्वियसली क्रॉस सब्सिडी के बेसिस पे होगी। लेकिन मैं वैसे पूछता हूँ, मुझे नहीं पता कि इस हाउस में कितने लोग हैं जो 800 सीसी से ज़्यादा गाड़ी वाले बैठे हैं, उनको बिकरिंग जरूर थोड़ी सी होगी। दे विल ऑल्सो फील इल कि यार ये मैं उससे आई एम श्योर जी आजकल 800 सीसी राना साहब कहाँ गुजारा होता है, वो इसलिए मैं हैं जी सेठ आदमी है ना जी। तो मैं नहीं, मैं कह रही इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्कीम में काफ़ी मेरी ज़ाती भी ये फीलिंग है कि चाहे 800 से ऊपर है उसको भी या तो गवर्नमेंट दे सब्सिडी, वो तो फिर बनता है। वो स्पेस भी नहीं है तो ना ही किसी ने देने देनी आपको चाहे। तो अभी ये वो स्कीम जो है ना इसलिए अभी तातुल का शिकार है जी। कॉटेज इंडस्ट्री SMEs ऑलरेडी 2013 से 2018 में इनका बढ़ा बयान लिया खत्म हो गया। अभी आप बरामदात बढ़ाने के लिए क्या इकदाम करेंगे? और जो बरामदात बढ़ाने के हवाले से आप बात करते हैं, कॉटन का जो रकबा है हमारा वो 40% ऊपर गया है, उसको रिवाइज करने के लिए क्या इकदाम करेंगे? और दूसरी जो अहम चीज़ है कि हमारा जो GSP प्लस है ये दिसंबर में खत्म हो रहा है। बस 1-2 सवाल है, सबको मौका देना बस, ठीक है। ओके ठीक आपके साथ डायरेक्टली इन टच है, वो बता रहे हैं आपको अच्छी खबरें नहीं। अच्छा मैं अर्ज़ करता हूँ एक तो भैया आपने जो कहा ना खसारा, आपने वो काफ़ी एरियाज़ कवर किए हैं, पूरा बजट ही कवर किया माशाल्लाह। तो खसारा जो है आप खसारे को परसेंटेज टर्म में देखते हैं GDP, तो वो तो पिछले साल 7.9 था, ये साल क्लोज हो रहा है 7 है, अगले साल 6.5 रखा गया है। तो
اب آپ اگر ایبسولوٹ نمبرز کو کریں گے تو اگر آپ کی جی ڈی پی 105 ٹریلین پہ جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس لیے پرسنٹیج میں دی ریئلسٹک ساری دنیا وہ اس کو دیکھتی ہے, اس میں امپرومنٹ ہو رہی ہے. اس سے مزید گنجائش نہیں تھی. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنا نیچے لے کے جایا جا سکے اس کو لے کے جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاسٹ ایئر تھا, چونکہ آپ 13-18 میں کا بھی ذکر کیا, میں بتاتا ہوں, پتہ نہیں آپ نے کون سی کاٹیج انڈسٹری دیکھی جو خراب ہو گئی. 6.1% جی ڈی پی گروتھ تھی. تو میرا خیال ہے یا تو کوئی چھٹی پہ باہر رہے ہو 2-3 سال اور آپ نے سنی بات کر دی ہے پی ٹی آئی کی. یہ بالکل جو اکانومی واز ٹیکنگ آف, یہ 24ویں اکانومی ایسے نہیں بن گئی تھی. میں نے نہیں اس کو 24ویں اکانومی ڈکلیئر کیا, گلوبل اداروں نے کیا. میں نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان, مسلم لیگ نون نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان جب 20ویں معیشت میں شامل ہو جائے گا. یہ پرائس واٹر کوپرز نے کہا تھا. تو وین یو گیو اے اسٹیٹمنٹ پلیز ڈونٹ بی بائس. گیو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اور بات ہے. تو اس جو آپ نے ایکسپورٹس کی بات کی, دیکھیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں بھیا کہ ایکسپورٹس کو ہم انکریج کریں, لیکن اس سے آپ ہماری دیکھیں کہ جو پرائرٹی ایریا تھی, جب ہم مشکل ترین فیز میں اس سال میں گزرے ہیں, یہ دیکھیں نا آپ کے پاس 2 چوائسیز تھی. آپ یا تو بزنس ایز یوزل کریں, جس نے امپورٹ کرنی ہے وہ دیں, یا آپ پھر اپنا کہہ لیں کہ جو ہماری پہلی جو ہے چیلنج وہ کہ ہم نے انشاءاللہ جو مرضی یہ کہیں سوڈو انٹلیکچوئل پنڈٹس اور ماضی کے گناہگار کہ ہم نے یہ ڈیفالٹ ہونا ہے, ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونا, یا ہمارا یہ آبجیکٹ. آئی تھنک ڈگنیفائڈ جو نیشنز ہیں ان کا یہی ہونا چاہیے کہ وہ کہ جی ہم نے اپنی ڈگنیٹی پہ پاکستان کے اس کو آنچ نہیں آنے دینی, ہم اپنا پیٹ کاٹ کے باقی چیزوں پہ ہم کمپرومائز کریں. یہی کیا ہم نے الحمدللہ ہر پیمنٹ وقت پہ کی. وہ جو کہتے ہیں بانڈ پے ہی نہیں ہو وغیرہ وغیرہ. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اس کو ایکسپورٹس کے حوالے سے ہم نے تیسری پرائرٹی نہیں بلکہ یو کین سے کہ ورچولی فرسٹ پرائرٹی ہے. پہلی پرائرٹی تھی فوڈ, فارماسیوٹیکل. ایکسپورٹس کے حوالے سے ان کا را مٹیریل, ان کے اسپیئر پارٹس, ان کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ تھا ہماری ٹاپ پرائرٹی ان مہینوں میں اب تک. تو میرا خیال ہے کہ باقی یس کنٹیکشن تو ہوئی ہے نا اوور آل بزنس کی, تو اس میں تو سب کو پتہ ہے, اسی لیے تو ہماری 0.29 ہوئی ہے. لیکن اس کی کیا ڈڈ وی ہیو اے چوائس تو دوسری بہت خطرناک تھی. آپ ذرا 2-4-6 مہینے آپ کا لاسٹ کوارٹر آف پچھلی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی کتنا ڈرین ہوا فارن ریزرو, 6,400 بلین ایک کوارٹر میں. تو میں اگر وہ اسپیڈ ہوتی تو آپ کو زیادہ 1.5 کوارٹر اور مل جاتا. تو ہمیں اوور آل دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو, تو یہ ہمارا سب کا کمبائن میرا بھائی ہے. جہاں تک جی ایس پی پلس کی ہے, اس میں ہم پوری طرح جو ایفرٹس کر رہے ہیں. اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ان کے ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوتے ہیں, ان کے پولیٹیکل بھی جو انفلوئنس ہوتا ہے اس کو ہماری کامرس منسٹری اور فارن آفس پرو ایکٹیولی ڈیل کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جی ایس پی پلس شوڈ بی ایکسٹینڈیڈ. آئی ہوپ سو انشاءاللہ. عامر سیال صاحب سنو لیجیے. یہ جو ہمارے ملک میں غذائی اشیاء کی دستیابی ہے بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. جی پاکستان میں جو کنٹرٹ برتھ ریٹ ہے وہ 40% ہے. یہ بہت زیادہ ایک گمبھیر صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں کو غذائی پوری نہیں ملتی. پھر پاکستان کے سب سے زیادہ جو بچے ہیں وہ پرائمری اسکولوں سے باہر ہیں. اور ابھی جس طرح کہ آپ کو یہ ڈیجیٹل اکنامکس ہے آپ نے سروے جو کروایا اس میں یہ مینشن ہوا ہے کہ جو آپ کا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ 1.9% نہیں ہے, 3.6% ہے. اتنی خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے آگے, اس کے لیے آپ کے کوئی میجرز اس بجٹ میں نظر نہیں آ رہے. جی جہاں تک آپ نے اسٹنٹنگ کی بات کی ہے, مجھے پتہ چلا کہ یو این کے ادارے نے ریسنٹلی کچھ میڈیا کے لوگوں کو یو ایس ایمبیسی میں کوئی شیئر کیا ہے اس طرح کے نمبرز 45 کے قریب. تو اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں, لیکن اس کی کتنی یعنی ویریفائڈ انفارمیشن ہے یا کتنا اس کو ایکوریسی مجھے نہیں پتہ. لیکن ہماری جو ریلیونٹ منسٹریز ہے وہ اس پہ فوری طور کے اوپر, یہ مجھے کسی ساتھی نے یہ بتایا, میڈیا کے ساتھی نے, کہ اس طرح ڈسکشن ہوئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے. تو ایک یہ اس کو ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں اور حکومت کر رہی ہے. دوسرا آپ نے پرائمری اسکول کا جو بتایا, آپ نے دیکھا کہ حال جو ایجوکیشن ہے اٹس اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ, ہیلتھ ایجوکیشن, اور اسی کے لیو میں آلموسٹ 20% جو ہے اسپیس این ایف سی کے ذریعے جو ریوائز ہوا تھا 2010 پہ وہ شفٹ ہو چکی ہے. پہلے 47.5 اپنا ہوتا تھا اور 57.5 فیڈرل گورنمنٹ, 42.5 صوباس. لیکن فیڈرل گورنمنٹ پہلے 5% ایڈمنسٹریٹو پہلے کاٹتی تھی, بیلنس 95 ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اس ریشو. یہ 1% ہو گیا 5%, وہ الٹا ہو گیا 42.5 فیڈرل آف.
तो वर्चुअली 60-40 हो गया हुआ राउंडेड ऑफ। तो इतनी बड़ी स्पेस इसी वजह से 18वीं तरमीम को मद्देनज़र रखते हुए NFC और दोनों इंटीग्रेटेड थे। अब मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी सूबों की है और काफ़ी जगहों पे अच्छा वो उस पर फोकस ये ज़िम्मेदारी निभाई जा रही है। बाकी सूबों पे ये हमारा CCI में एक्टिव एजेंडा ऑफ डिस्कशन होता है और होगा बड़ी जल्दी। तो ये आपका बहुत यानी बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट है। तीसरा जो पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से आपने फरमाया वो अलार्मिंग है, ये सस्टेनेबल नहीं है और रिलीजियस बाउंड्रीज़ के अंदर रहकर इसको एड्रेस करना पड़ेगा। ये हमारी डिस्कशन क्लोज डोर में हुई है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो सेंसस में शायद नंबर्स कुछ इलाकों में या इस तरह कुछ शायद ओवर रिपोर्टेड हैं, वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन 3.6 बांग्लादेश का कहाँ से कहाँ चला गया है, तो आप ये तो सारी आपकी जो डेवलपमेंट है एफर्ट है उसको खा जाएगी। तो ये आपका बहुत ये बट गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियसली डिस्कसिंग इट। ये एजेंडा इज़ ऑल्सो पेंडिंग फॉर कॉमन इंटरेस्ट मीटिंग। जी थैंक यू जनाब। जब भी आप 97 से फिनांस मिनिस्टर हैं, वो कि कुछ लोगों को तराज हो लेकिन कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर आई है। बड़ी मेहरबानी आप ये बताएं, आप डिफेंस बजट जो टोटल बजट का तो GDP का कितना हिस्सा है, नंबर 1। नंबर 2, अभी हमने कहा PRC में रिटायर्ड लोग लगे हुए हैं और इसमें कोई शक नहीं जो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो साहब, इनका एक्सपीरियंस पॉलिटिकल भी है और जमींदार भी हैं, उसको बेहतर कर पाएंगे या नहीं। तो क्या जो PRC में चेयरमैन बकौल आपके रिटायर्ड लगे हैं उनको आप तब्दील करना चाहते हैं? और थर्ड और आखिरी, इत्तलात में हमें $1 अरब देना है, वो कब तक देंगे? वो कभी किसी बजट में पेश नहीं हुआ। आप भी किसी सहमत या सिर्फ कहना करना गुजारिश ये है जी कि डिफेंस बजट तो आपको नंबर मैंने दे दिया 1804 है। 1.7% है सर। हाँ जी, ये 1.7% GDP का है। आपके नेबरिंग कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये बहुत एम्बिशियस या बहुत बड़ा बजट नहीं है। मैं समझता हूँ कि रियलिस्टिक बजट है अब बजट के साइज़ को सामने रखते हुए। दूसरी जो आपने फरमाया कि PRAC NARC वगैरह, ये बिल्कुल आप मैं समझता हूँ कि वहाँ हमें ओवरऑल इन अदारों की एग्रीकल्चर के हवाले से आपने बताया। आई होप कि आप ये नहीं सजेस्ट कर रहे कि इमदाद साहब को एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बना दिया जाए। फूड नेशनल सिक्योरिटी में माशाल्लाह फाइनेंस में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के हवाले से जो रिफॉर्म देख रहे हैं इनमें इनके बहुत अच्छी इनपुट है और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जो इस बजट में रोल आउट की गई हैं। तो इत्तलात का आपने जो सवाल फरमाया, ये देखिए ये आज का नहीं है, 2006 से चल रहा है और ये 17 साल से चल रहा है। उसमें जो आपने खुद गलती की हुई है, खुद मीन के पाकिस्तान ने जो गलती की है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी इंडिविजुअल, अब फौत हो गए हैं अपना मुशर्रफ साहब या उसको शौकत अजीज़ साहब इतनी मुद्दत से, तो मुनासिब नहीं है कि किसी की एब्सेंस में करें। लेकिन मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमने गलती है पाकिस्तान। आपने एक तो ये हुआ कि उनकी जो बिड थी, जो बेस्ट बिड थी, वो बिड नंबर 2 बिड नंबर 3 मिला भी दे तो उतनी नहीं थी। एक तो महल उन्होंने उसको दिल से लगा लिया उस वक्त से कि हमने ओवर बिड कर दिया है। दूसरी जो फीडबैक, अब नहीं, मैं 97 अपना 2013 के आते मैंने 2006 की ट्रांजैक्शन, मैंने इसमें बहुत कोशिश भी की, मीटिंगें भी की, उनको बुलाया भी। तो वो हमने दूसरा जो हमारा उसमें मसला आया कि वो भागना चाहते थे कि आप हमारा बिड बॉन्ड एनकैश कर लें और खुदा हाफिज़ आप ले लें जो भी $10 मिलियन का बिड बॉन्ड। उस वक्त पाकिस्तान ने उनको अंगेज किया, जो भी जैसे भी उनको कन्विंस किया कि प्लीज़ ना भागें। उस वक्त की गवर्नमेंट ने जनरल मुशर्रफ साहब, तो उस पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ सप्लीमेंट्री। उसमें ये तय किया गया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर उस वक्त ओवर 3000 प्रॉपर्टीज़ थी, वो अगर ट्रांसफ़र उसमें से जो प्रॉपर्टीज़ नहीं हो सकेंगी वो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू लगाई जाएगी, वो इलादा लगाएंगे, पाकिस्तान इलादा लगाएगा। जो हायर वैल्यूएशन होगी वो जो हमने आपके पैसे देने हैं, ये एक बिलियन नहीं है, 800 मिलियन, वो उसमें काटा जाएगा। अब मैं आपने सवाल पूछा, मैं आपको हक़ाइक़ शेयर कर रहा हूँ। खैर वो एज ए सेट कि 2006 का मुआहदा है और बाइंडिंग है
अब वो जो प्रॉपर्टीज़ नई ट्रांसफ़र हुई थी वो करीबन ओवर 3000 प्रॉपर्टीज़ थी उस वक्त। करते 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 जब हम 2013 में आए, उस वक्त भी पंजाब के पीछे मैं लगा रहा, अपना उस वक्त शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर थे, सिंध में लगा रहा, पीछे लग के वो नंबर रिड्यूस होता था 125 प्रॉपर्टीज़ पे आ गए। वो 125 प्रॉपर्टीज़ को फिर लगे रहे, वो अब करीबन 30s में है, 32-33 प्रॉपर्टीज़। अब वो कहते हैं जी हमें प्रॉपर्टीज़ अब मज़ीद नहीं चाहिए। मैंने उनको इस दफ़ा आते ही ये इंगेज किया और मैंने कहा कि हम एक और एफर्ट करते हैं। बाई दी वे उसमें बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी है, बहुत हाई वैल्यू, आई विल नॉट नेम इट, लेकिन वो टोटली ऑक्यूपाइड है, वर्चुअली जो है ना, वो उसको अब कुछ भी नहीं कर सकते। वो पुराने एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, सारा बड़ी से वेरी हाईली वैल्यूएबल। अब उन्होंने 776 मिलियन उन प्रॉपर्टीज़ की इंटरनेशनल वैल्यू लगवाई है जो भी तक नहीं हुई ट्रांसफ़र। वो कहते हैं या मैं ये प्रॉपर्टीज़ अगर दें भी, अबे तो हम वो दे ही नहीं जा सकती, उसमें बल्क उसका है। तो वो कहते हैं जी फिर हमारा आपने जो हमारे साथ मुआहदा किया हुआ है, मुआहदा इंटरनेशनल कोर्ट में हम चैलेंज कर सकते हैं अगर आपने हमको तंग किया। तो ये 800 माइनस 776 ये 24 मिलियन है, ले लें। उनको हमने एंगेज किया अभी पिछले चंद महीने में, वो करीबन 264 या 63 मिलियन डॉलर की उन्होंने, उनके बोर्ड ने अप्रूवल दिए कि यहाँ तक हम आपको दे सकते हैं। अभी कोशिश ये है कि उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाए ताकि जितने मैक्सिमम हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन लीगली पाकिस्तान इज़ अ वेरी वीक विकेट। मेरी गुजारिश होगी कि हम ये प्लीज़ मुझे कोड ना करें ये लिखें ना, क्योंकि इन्होंने आपके भाई ने एक सवाल किया, मैं आपको फैक्ट सारे बता दी। अच्छा चले फिर हकीकत है तो छुपान दी फायदा कोई नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि यही कर सकते हैं ना कि अब 24 उन्होंने हमें दे दिया, ये वैल्यूएशन है। आप अगर लेट से कि आप भी करवाते हैं, पहले तो चंद मिलियन डॉलर खर्च करेंगे किसी को इंटरनेशनल वैल्यू को लेके, आपकी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोअर वैल्यू आएगी ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव हायर तो नहीं आपको चाहिए। अगर हायर तो वो तो बहुत खुश होंगे, तो वो तो कहेंगे चलो इसको लगाओ। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हेस्ट में और बड़ा ही गैर जिम्मेदारी के साथ बनाया गया, उसको साइन किया गया और उस वक्त तो रकम ले ली गई जो 1.2 जो भी अमाउंट था ना उस वक्त रेडिली जो मिलना था। तो मैं समझता हूँ कि हम एक फंसे हुए हैं, हम उनको प्यार मोहब्बत के साथ एंगेज रखा हुआ है। कम से कम हम एक पॉइंट पे आए हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी हम और मेहनत कर रहे हैं, कुछ उनको भाईचारे की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मज़ीद मेहरबानी करें। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अब यानी 17 साल हो गए हैं और हम उसमें सिर्फ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और हमने विलिंगली साइन किया हुआ, और वो पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होगी, आपका कोई चांस ही नहीं है। लिख के आपने दिया हुआ है, उनके पास फॉरेन सर्वेयर की वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दी उन्होंने। जब मैंने इनको बहुत ज़रा फॉलोअप किया, इधर कहूँगा ये रिपोर्ट है पढ़ लें। अगर आप करवा लें, लोअर होगी तो यही होगी, हायर का लिखा हुआ है। अगर आपकी हायर होगी तो उसको बिस्मिल्लाह करेंगे। तो ये हमारा है जी उसकी बैकग्राउंड। आई एम सॉरी कि जी IMF नहीं IMF 30 जून तक तो रहने देना यार। बजट दे दिया यार, अगर खुश ना होते तो मुझे कम से कम फ़ोन आ जाता। ये बीबी नु ना आया हुआ, मैं नहीं आया। जी 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 भाई। देखो बड़े इंसाफ पसंद है। हाँ उन्होंने गार्ड की बात की है। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ मीडिया इंडस्ट्री में कैमरा मैन रिपोर्टर तक की जो तनख्वाह है वो 32,000 से बहुत कम है। आप कह रहे थे कि इसका हमें हमारे पास शिकायत पहुंचाई जाए, बराए मेहरबानी शिकायत तो
चले ये हमारे लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन आपके पास इसका एक प्रोसेस तो है कि आप जो इश्तिहारात देते हैं उसमें आप ये बाउंड कर दें, आप उनसे पूछें भाई आप कितनी तनख्वाह दे रहे हैं, ठीक। हमने ऐलान किया है वो 32,000 आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उसके बाद आप इश्तिहारात की ठीक ठीक भाई, जहाँ तक आपने एग्रीकल्चर रिसर्च की बात की है, ये मेन बजट में उस बजट का हिस्सा है जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में एलोकेट होता है। वो सब एलोकेशन उनकी हैं। मेन बजट में जो आपके पास पेश होता है वो मेनली फाइनेंस डिवीज़न का या एक वन लाइनर या इस तरह का, तो पिंक बुक में मौजूद है वो। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बिल्कुल चेक कर लूँगा। अब आपने कहा कि उन्होंने क्या रखा है या कैसे रखा है, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि अभी अगर हम रिसर्च हो भी जाए, जो कि नहीं हो रही, आप सही कह रहे हैं, कई सालों से नहीं हो रही, और उनको डेवलप करते करते पता नहीं कितना साल 2 साल लगेंगे, तो इसीलिए जो इम्पोर्टेड सीड के ऊपर तमाम टैक्सेस ड्यूटीज़ ख़त्म की गई कि अभी आप चाहे इंपोर्ट करके अपनी करें, उसके बाद अल्लाह करे कि तो बैलेट आपका पॉइंट है। और मैं सेक्रेटरी फराइन साहब से कहूँगा वो मेहरबानी करके चेक भी करें। जहाँ तक आपका जो स्कोर कार्ड में नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है, होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब कि फिर हमारा डाटा जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ये कई जगह पे इस्तेमाल हो सकता है और होता है ये डाटा। तो मुझे नहीं यानी समझ आई कि क्यों अगर किसी का स्कोर कार्ड कम है तो उसमें वो नहीं अपने आप को रजिस्टर करवाया उन्होंने उस सिस्टम में। हमारी यानी जो है इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ऑलमोस्ट 95% पीपल हु आर डिज़र्विंग स्कोर कार्ड के वाले दे आर रजिस्टर्ड, वो आउट ऑफ सिस्टम में नहीं है। मुझे याद है कि शुरू में इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी के इशू थे, फिर उसके एक ऑडिट हुआ, पिछले हमारे टेन्योर में दूसरा ऑडिट हुआ, तो अब काफ़ी हद तक ये सिस्टम जो है एक सॉलिड मुतवसत तक। देखिए अब एक ये बात सही आप कह रहे हैं, ये है जी। ये इन्फोर्समेंट का इशू है, ये सूबों की जिम्मेदारी है। देखिए जो हम कर सकते हैं करते हैं। अभी जब 2 राउंड्स में विद इन लास्ट मंथ जो एक दफ़ा 30 और 5 पे 35 पे डीजल, 20 पे पेट्रोल, तो मैंने बाकायदा 2 चीफ मिनिस्टर ने तो एक्शन लिया, 2 ने अभी नहीं लिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप ट्रांसपोर्टर्स को, आप वाली बात कि जब 5 पे बढ़ते तो वो कीमतें फौरी बढ़ाते थे किराए की, हर चीज़ की, और ये अब इतनी बड़ी रिलीफ है तो इसको करें। मैंने देखा, मीडिया में देखा कि उन्होंने 40 ट्रांसपोर्टर को मुराद अली शाह साहब ने बाकायदा लिखा और उनको कहा, तो इसको करना चाहिए। मैं समझता इसको है जी। नहीं, जो लोग नहीं, डायरेक्ट रिलीफ तो जा रहा है। जिसने डीजल इस्तेमाल करना है या पेट्रोल, उसको तो मिल ही रहा है ना, वो तो ले। हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट, जो कि इसकी वजह से जो कीमतें बढ़ती थी वो रिवर्स होनी चाहिए। हाँ, वो अब वो है वो इशू। I'm कंसर्न माई सेल्फ कि वो मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं दोबारा भी रिमाइंड कराऊंगा। जैसे मैंने ऑलरेडी बात की उनसे, उनको कहा भी उनको यार मिनिमम वेज का देखे। हमें कोई जाहिर है कि आप कहते हैं जी हमने कंप्लेंट भी नहीं करनी, लेकिन आप साथ कह रहे हैं कि जो आपका अपने साथ जो कैमरामैन है और जो स्टाफ है वो अंडर पेड है, तो कोई कहेगा तो करेंगे ना यार। आप हैं, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, आप इंटीरियर सेक्रेटरी से बात करें और कहें कि GNN के साहब ने रिपोर्ट किया कि उनके कैमरामैन को और उनके स्टाफ को चले जी, मैं अमेंड कर देता हूँ जी। मैं अमेंड कर देता हूँ कि जी इनको सब ने सपोर्ट किया। इसका मतलब हर जगह पे ये मेरी गुजारिश होगी। वे पहले राउंड में मैं अपील कर रहा हूँ तमाम अब चैनल्स को कि मेहरबानी करें और ये मिनिमम वेज को आप एनफोर्स करें। यू आर सपोज टू बी द मीडिया लीडर्स ऑफ द कंट्री। अगर आप नहीं करेंगे तो बाकी कैसे करें? खुद करें और फिर तरगीब दें। आप फ्री लोगों को कोच करें कि भाई ये करें,
क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आई थिंक कि थोड़ी सी हिम्मत होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह बरकत भी डालेंगे, हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसको करते हैं जी। सिक्योरिटी में फूड एग्रीकल्चर में 56% इंक्रीज है आरी से अगले साल के बजट में 56%। ये मुझे सिर्फ एक साल सर एक सेकंड, ये मुझे सेक्रेटरी फाइनेंस अभी दे रहे हैं नंबर के फूड सिक्योरिटी वालों ने एग्रीकल्चर उन्होंने 56% अब उन्होंने 56 पे इंक्रीज रखी है जी बजट में। आपने कहा रिसर्च में, रिसर्च ओवरऑल टोटल बजट में ठीक है, बस काफ़ी हो गया जी। ठीक है जी, जी सलाम साहब। उन्होंने ना चैनल से दे दोगे बाद चैनल से ना दे दोगे बाद नेगेटिव लिस्ट दे दो ना जेड़े जेड़े कर रहे ने बाकी सारे। ठीक ठीक है